रहीम। हम जो है हम ना पैथोलॉजी का सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं। पैथोलॉजी के सब्जेक्ट में हम जो है पैथोमा को टच देंगे, उसके बाद हम बीआरएस को टच देंगे और हम जो जो चीज़ें होंगी वो हम फर्स्ट एड को भी टच देंगे जो नहीं लिखी होगी वगैरह वगैरह। और मैकेनिज्म जो होंगे वो हम सबसे ज़्यादा जो होगा वो मैकेनिज्म पे गौर करेंगे, क्योंकि मैकेनिज्म से ज़्यादा हमारे एमसीक्यूज आते होते हैं। हम जो स्टार्ट कर रहे हैं, हम चैप्टर नंबर 4 पे हम स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 4 का नाम है हीमोस्टेसिस। और हमें इस बात का पता है कि हीमोस्टेसिस और होमियोस्टेसिस में क्या फ़र्क है। होमियोस्टेसिस जो है वो हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, क्या हमारा जो है वो इंटरनल इन्वायरमेंट मेंटेन हो जाए, उसको हम होमियोस्टेसिस कहते होते हैं। जब हम हीमोस्टेसिस पे आएंगे तो हम एक बात कहेंगे कि हीम का मतलब होता है आपका ब्लड, और हमारे स्टेसिस का मतलब होता है आपका स्टॉपेज होना। ब्लड का स्टॉपेज होना आप उसको हीमोस्टेसिस का नाम देते होते हो। और हीमोस्टेसिस जो होता है वो हम इस तरह कहेंगे कि हमारे दो पाथवेज को थ्रू जा रहा होता है। एक आपका हमारे पास प्राइमरी पाथवे होता है और एक हमारे पास उसका सेकेंडरी पाथवे होता है। ब्लड का जो स्टॉपेज होता है, हमें इस बात का पता है, ब्लड के स्टॉपेज से मुराद हम थ्रोम्बस लेते होते हैं। हम ऐसे लेते हम प्लेटलेट का एग्रीगेट लेते होते हैं। उसके बाद हम कहते हैं कि ब्लीडिंग स्टॉप हो जाती है, उसको हम ब्लड का स्टॉपेज का नाम देते होते हैं। इसमें आगे एक प्राइमरी पाथवे आता है और एक सेकेंडरी पाथवे आता होता है। प्राइमरी पाथवे के अंदर हम एक बात को हम पहले ही पढ़ने से पहले हम इस बात जो बातें हमें पढ़ने से पहले पता होनी चाहिए कि प्राइमरी पाथवे के अंदर जो आपका थ्रोम्बस बनता है वो आपका वीक थ्रोम्बस बनता होता है। जबकि आपके इन द केस ऑफ द सेकेंडरी पाथवे के अंदर जो आपका थ्रोम्बस बनता होता है वो आपका हार्ड थ्रोम्बस बनता होता है। हमें इन बातों का इसलिए पता होना चाहिए क्योंकि हमें इस बात का पता है कि हमारी जो टोटल होती है थ्रोम्बस बनने की वो हमारे अप्रोक्सीमेटली 21 डेज़ के अंदर हमारी होती है कवर। हम कहते हैं कि वीक थ्रोम्बस ऐसा होता है, हम आसानी ज़ुबान में ये लें कि वीक थ्रोम्बस ऐसा होता है जो हमारे पास 3 से 4 दिन में या फिर 1 से 2 दिन में जो हमारे शुरू में क्लोटिंग होती है, फैक्टराइजेशन हो रही होती है, उसको हम कहेंगे वो वीक थ्रोम्बस है। लेकिन जो हमारा 20वें दिन या 21वें दिन जब आपका मुकम्मल तौर पे आपका थ्रोम्बोसिस हो चुका होता है, हम उसको कहेंगे वो है हार्ड थ्रोम्बस। हम जो स्टडी करेंगे हम सबसे पहले जो है वो हम वीक थ्रोम्बस पे बात करेंगे। और वीक थ्रोम्बस में हमें जो पता होना चाहिए, प्राइमरी हीमोस्टेसिस के हम फैक्टर्स पढ़ेंगे। पहली बात प्राइमरी हीमोस्टेसिस में आपकी आती है वैसोकंस्ट्रिक्शन क्या होती है। वैसोकंस्ट्रिक्शन होती है, ठीक है। हम पाथवे से साथ साथ देखेंगे और साथ साथ हम मैकेनिज्म देखेंगे। हमारे पास ये एंडोथीलियल ब्लड वेसल है, और ब्लड वेसल के सेल को हमें पता है, हम कहते हैं ब्लड वेसल के सेल को कहते हैं एंडोथीलियल के सेल्स होते हैं। और इसके अंदर जो ब्लड मूव कर रहा होता है वो आपका एक लेमिनार मूवमेंट के अंदर आपका ये ब्लड मूव कर रहा है। जब आपकी पहले जो आपकी चोट लगती होती है हमारे पास जो ब्लड वेसल होती है वो कंस्ट्रिक्ट हो जाती होती है। और ये बात हम पहले पढ़ के आए हैं कि कंस्ट्रिक्शन वाला जो काम होता है वो किसका होता है। अच्छा, हम ये पढ़ रहे थे कि हमारे पास जो होता है, अगर यहाँ आपकी चोट लग जाती है, इस जगह पे आपके लागे इंजरी हो गया या किसी भी पैथोजन ने आके आपके किल कर दिया, वैसे ही आपकी जो है वो ब्लड वेसल जो है वो आपकी डैमेज हो गई है। अब होगा क्या, हमारे पास जो पहला प्रोसेस होगा जिसमें आपकी हीमोस्टेसिस स्टार्ट होगी, हम वो कहेंगे वो है वैसोकंस्ट्रिक्शन। उस वैसोकंस्ट्रिक्शन के अंदर क्या होगा, उस वैसोकंस्ट्रिक्शन के अंदर ये वाली लेयर जो होगी ये भी आपकी कंस्ट्रिक्ट हो रही है, ठीक हो गया। इन दोनों के दरमियान आपका पेरिसाइट होता है, आपका ये भी कंस्ट्रिक्ट हो रहा होता है, और आपकी इन दोनों के दरमियान ये वाली लेयर भी आपकी कंस्ट्रिक्ट हो रही होती है। और ये कंस्ट्रिक्ट करवा कौन रहा होता है, ये कंस्ट्रिक्ट आपका लोक्स करवा रहा होता है, जो हम पढ़ के आए हैं पहले, जिसका दूसरा नाम है ल्यूकोट्रीन्स, ठीक है। ये हम पढ़ के आए, ये लोक्स करवा रहा होता है, और जो वेजोरिलेशन है वो हमारा कोक्स करवा रहा होता है, ठीक है। हम ये लोक्स करवा रहा होता है जिसको आप कहते हैं ये कंस्ट्रिक्ट करवा रहा होता है। हम इस बात पे बात करते हैं कि जो वैदो कंस्ट्रिक्शन होगी, वैदो कंस्ट्रिक्शन के बाद हमारे पास होता क्या है। इधर आपकी चोट लगी थी, इधर आपका एक वॉन विलिब्रेंट फैक्टर आता है आपके चोट वाली साइड पे, या जहाँ आपकी इंजरी हुई है उस पर आपके वॉन विलिब्रेंट फैक्टर आता होता है। और वॉन विलिब्रेंट फैक्टर आपके प्लेटलेट को एग्रीगेट करवाने में हेल्प करता है। इस तरह करवाता है कि वॉन विलिब्रेंट फैक्टर जो है वो ऐसे आपके प्लेटलेट के साथ अटैच होता है, वो आगे अपने प्लेटलेट के साथ अटैच होता है, वो आगे प्लेटलेट के साथ अटैच होता है, वो आगे प्लेटलेट के साथ अटैच होता है। जितनी भी उसको इंजरी चाहिए है, जितने भी इंजरी के लिए जितने उसको प्लेटलेट चाहिए उतने वो अटैच हो जाएंगे। जो हमें बात पता होनी चाहिए वो ये है कि वॉन विलिब्रेंट फैक्टर में जो हमारे पास पहली प्रोटीन होती है वो होती है GP1B प्रोटीन की मदद से वॉन विलिब्रेंट फैक्टर पहले प्लेटलेट के साथ अटैच हो जाता है। और जो दूसरी प्रोटीन होती है GP2B3A के साथ अटैच होती है। उसके बाद आगे हमारे पास हम एक ही बात करते हैं कि फिब्रिनोजन होता है, फिब्रिनोजन वगैरह होता है। यानी हम इस तरह बात कहें कि वॉन विलिब्रेंट फैक्टर में आपकी जो पहली प्लेटलेट अटैच होती है इन द प्रेजेंस ऑफ GP1B, अगली के साथ होती है अटैच GP2B3A के साथ अटैच होती है, और आगे जो हमारे पास प्लेटलेट अटैच होती है वो हमारे पास फिब्रिनोजन वगैरह होती है। ज़रूरी नहीं कि आपके इधर फिब्रिनोजन, इधर भी आके फिब्रिनोजन होते हैं। हम बात को सिर्फ इस तरह हम देखते हैं कि हमारी पहले में आपकी प्रोटीन होती है, दूसरे में भी प्रोटीन होती है,
लेकिन आगे में 7 फिब्रिनोजन होते हैं ज़रूर होते हैं, लेकिन जो आगे होती हैं ओनली सिर्फ फिब्रिनोजन होते हैं। यानी हम इस तरह कहते हैं कि हमारा तो ये हमारी ब्लड वेसल है और इधर आपकी लगी हुई है इंजरी वाली साइड पे आपका वॉन विलिब्रेंट फैक्टर था। आपकी बॉडी के अंदर फॉर एग्जांपल ऐसे प्लेटलेट आपके बॉडी के अंदर थे, वॉन विलिब्रेंट फैक्टर ने आपके पहले प्लेटलेट के साथ ऐसे बॉन्ड बनाया, आके ऐसे प्लेटलेट के साथ बॉन्ड बनाया, उसने GP1B के साथ बनाया, उसके बाद उसने आगे बनाया GP2B3A के साथ, उसने आगे बनाया फिब्रिनोजन जितने भी उसको चाहिए थे। ज़रूरी नहीं है उसको 5 चाहिए, उसको 3 भी चाहिए हो सकते हैं, 2 भी चाहिए हो सकते हैं, क्योंकि जितनी चोट लगी है, जितनी इंजरी हुई है, आपके प्लेटलेट भी आपको उतने ही चाहिए हैं। हमें इस बात का जो है ना वो पता होना चाहिए। अब हम जो आगे देखते हैं, हम एक बात देखते हैं कि हमारे पास होता क्या है। हमारे पास जो है ना वैसोडाइलेशन हुई है, वैसो कंस्ट्रिक्शन हुई है, वैसो कंस्ट्रिक्शन के बाद हमारे पास जो वॉन विलिब्रेंट फैक्टर है वो प्लेटलेट के साथ अटैच हुए हैं। अब वॉन विलिब्रेंट फैक्टर जो है जब वो आपके प्लेटलेट के साथ कोएगुलेट होते हैं, या वो वॉन विलिब्रेंट फैक्टर जो है वो प्लेटलेट के साथ जाके अटैच होते हैं, तो वो प्लेटलेट को आपके रप्चर कर देते हैं। अच्छा, हम एक बात कहते हैं कि प्लेटलेट रप्चर क्यों हुए, वॉन विलिब्रेंट फैक्टर प्लेटलेट के साथ जुड़े, प्लेटलेट रप्चर हो गए। हम इसलिए कहते हैं कि जो हमारे पास प्लेटलेट्स होते हैं उनका काम है बॉडी के अंदर, कि आपकी बॉडी के अंदर वो रहते हैं प्लेटलेट्स, लेकिन जब उनकी ज़रूरत पड़ती है वो डाइड हो जाते हैं। जब आपके प्लेटलेट्स जो हैं वो रप्चर हुए हैं, रप्चर होने के बाद आपके प्लेटलेट, हम इस तरह बात करते हैं कि हमारा ये ब्लड वेसल थी, यहाँ आपकी चोट लगी थी, इंजरी हुई है, वॉन विलिब्रेंट फैक्टर थे, यहाँ आपके प्लेटलेट ऐसे हो रहे थे। वॉन विलिब्रेंट फैक्टर ने जब उसके साथ अटैचमेंट की, उसके बाद उसने अगले के साथ की, उसने अगले के साथ, उसने अगले के साथ की, हमें अभी सिर्फ 4 की बात कर रहा हूँ। अटैच किए हुआ ये वॉन विलिब्रेंट फैक्टर ने ऐसे अटैचमेंट की। जब ये आपकी अटैचमेंट हुई, इस अटैचमेंट के दौरान हुआ क्या हमारे पास, आपके ये वाले जो हैं ये इमेज इस तरह की होगी हमारे पास, ये हमारे पास थी इस तरह की, हमारे पास कोआगुलेशन होने लग गई। वॉन विलिब्रेंट फैक्टर ऐसे कोआगुलेशन करवा दी आपका। अब ये जो बना है आप इसको कहोगे ये आपका वीक थ्रोम्बस है। हम इसको कहेंगे कि हमारा जो है ना ये आपका वीक थ्रोम्बस है। ठीक है, हम इसलिए कहते हैं ये हमारा जो है वो वीक थ्रोम्बस बन चुका है। वीक थ्रोम्बस बना कैसे है, अब मैं कहूँगा इस वीक थ्रोम्बस के अंदर है क्या चीज़ें। इस वीक थ्रोम्बस के अंदर आपका वॉन विलिब्रेंट फैक्टर है, एक वीक थ्रोम्बस के बाद आपके डाइड प्लेटलेट्स हैं, और उसने ऐसे कोआगुलेशन की है और उसने आपका एक बना दिया है। हमें अब इस बात से प्राइमरी इसको कहते हैं वीक थ्रोम्बस आपका बन चुका है। वीक थ्रोम्बस में हमारे पास कौन कौन सी बातें आती हैं, पहली बात वैसोकंस्ट्रिक्शन आती है, दूसरी बात प्लेटलेट एग्रीगेट आते हैं, प्लेटलेट एडहेस हुए हैं, उसके बाद क्या हुए हैं, रप्चर हो गए हैं। ये हमारे पास 3 बातें आती हैं या 4 बातें आती हैं। पहले हमारे पास हुई है जिसमें कंस्ट्रिक्शन की बात करते हैं, दूसरी हम बात क्या करते हैं, हम कहते हैं कि हमारे पास जो प्लेटलेट्स हैं वो एडहेस हुए हैं, एग्रीगेट हुए हैं और आपके डीग्रेनुलेट हो गए हैं, रप्चर हो गए हैं। अब रप्चर के दौरान हुआ क्या, हमें इस बात का पता है कि रप्चर के दौरान आपको इस बात का पहले ही पता होगा कि प्लेटलेट आपके रप्चर हुए हैं। प्लेटलेट रप्चर हुए हैं तो आपकी प्रोटीन्स भी सारी रप्चर होगी, यानी वॉन विलिब्रेंट फैक्टर था ये आपके प्लेटलेट के साथ ऐसे जुड़ा है और आपके प्लेट के साथ ऐसे जुड़ा है, और ये हो चुका है रप्चर। अब जब आपका रप्चर हो, इधर प्रोटीन वगैरह वगैरह थी, इधर भी प्रोटीन थी, फिब्रिनोजन वगैरह थे। जब ये आपके रप्चर हो गए तो आपकी 2 चीज़ें निकलती हैं, 2 चीज़ें निकलती हैं। कुछ बुक्स में लिखा हुआ है कि सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन रप्चर हुए हैं, कुछ बुक्स में लिखा हुआ है कि आपकी जो है वॉन विलिब्रेंट फैक्टर रप्चर होता है। लेकिन इस बात को याद रखना है कि कोई भी चीज़ जब आपका वॉन विलिब्रेंट फैक्टर आपके प्लेटलेट्स को रप्चर करके उनको उनको अपने काम पे लगाता है, यानी थ्रोम्बस बना देता है, आपकी 2 चीज़ें निकलती हैं। एक आपका निकलता है ADP, एक आपका निकलता है थ्रोम्बोक्सिन A2। अब हम ADP को जो हम दूसरी सेंस में लेते हैं, हम कहते हैं ये है एक एनर्जी आपके पास। ठीक हो गया, ATP एनर्जी है, ADP भी एनर्जी है, AMP भी एनर्जी होती है, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अब हुआ क्या, हम इसको वैसे इस फॉर्म में लेते होते हैं, इसकी एक्सप्लेनेशन में हम जाते हैं तो हम वहाँ माइटोकॉन्ड्रिया होता है, माइटोकॉन्ड्रिया आपका ATP रिलीज कर रहा होता है, लेकिन अभी हमें एक्सप्लेनेशन की इसकी ज़रूरत नहीं है। हमें ये पता होना चाहिए वो थ्रोम्बोक्सिन A2 है। अब थ्रोम्बोक्सिन A2 हमारे पास है कोक्स। अब हमने किया क्या, अब आप हमने क्या किया, हमने जब वैसोकंस्ट्रिक्शन की तो हमें जो चाहिए था वो हमारे पास था लॉक्स। जब हमने वैसोकंस्ट्रिक्शन की तो हमें ये लॉक्स की हम बात कर रहे थे। लेकिन जब हमने बात की, हमने प्रोटीन रप्चर क्यों की, क्योंकि हमारे पास जो कोक्स था वो हमारे पास निकल रहा था। क्यों, क्योंकि जो कोक्स होता है वो आपके लॉक्स के इनहिबिट कर रहा है। हमने 2 चीज़ें निकाली जब हमने रप्चर की, एक हमने ADP निकाल दिया, एक हमने थ्रोम्बोक्सिन A2 निकाल दी। अब हमने ये निकाला क्यों, हमें एक बात का तो पता है, जब भी कोई चीज़ रप्चर होती है, जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है, आपका एनर्जी निकलती है। ठीक हो गया। दूसरी बात हमें इस बात का पता है कि जो है हमारे पास जो थ्रोम्बोक्सिन A2 निकला है, थ्रोम्बोक्सिन A2 आपके पास कोक्स है। कोक्स क्यों है, और कोक्स होता है वैसोडाइलेशन होना। और अगर इस जगह पे आपकी वैसोडाइलेशन हो रही है तो आपके लिए मसला क्या बनेगा, आपके लिए मसला ये बनेगा कि आपकी वैसोडाइलेशन होने लग जाएगी, तो आपकी वीक थ्रोम्बस नहीं बनेगा, क्योंकि वैसोकंस्ट्रिक्शन की हमें इस वक्त ज़रूरत है। हमारे पास ये वीक थ्रोम्बस बन गया। अब हम जो आते हैं, हम पैथोमा की बुक में एक बात लिखी हुई है, बड़ी इंपॉर्टेंट लिखी हुई है, जिस बात का पैथोमा की बुक में हमें इस बात का पता होना चाहिए कि लिखी क्या हमारे पास एक बात लिखी है जिसमें आपकी आती है क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव फैक्टर्स होते क्या हैं।
इस बात का हमें पता होना चाहिए पहले पढ़ने से पहले। एक होते हैं हमारे पास क्वांटिटेटिव फैक्टर्स होते हैं हमारे पास, और एक होते हैं हमारे पास क्वालिटेटिव फैक्टर्स। कौन कौन से होते हैं? ऑफ प्लेटलेट्स। हमारे पास एक क्वांटिटेटिव फैक्टर का पता होना चाहिए और एक हमारे पास जो है वो क्वांटिटेटिव फैक्टर्स का पता होना चाहिए। अच्छा, अब हम कहेंगे कि क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव फैक्टर्स के अंदर क्या होता है। क्वांटिटेटिव के अंदर आपके जो प्लेटलेट्स हैं वो डिक्रीज कर जाते हैं। प्लेटलेट्स ही बॉडी के अंदर डिक्रीज किए, और हमें पता है जब प्लेटलेट्स बॉडी के अंदर डिक्रीज करेंगे तो हमारा जो थ्रोम्बस होगा वो नहीं बनेगा। हमारे पास थ्रोम्बस नहीं बनेगा तो हमारी जो ब्लीडिंग होगी वो हमें पता जारी सी बात है वो होगी। लेकिन क्वालिटेटिव के अंदर क्या होगा, इसके अंदर आपके जो प्लेटलेट्स हैं वो नॉर्मल होते हैं। क्वालिटेटिव के अंदर आपके प्लेटलेट्स नॉर्मल होता है, लेकिन मसला क्या होता है, आपके वॉन विलिब्रेंट फैक्टर के अंदर मसला हो सकता है। ठीक है, जो हम पढ़ के आए हैं, आपके GP1B प्रोटीन के अंदर मसला हो सकता है, आपके GP2B3A के अंदर मसला हो सकता है, आपके फिब्रिनोजन जो हमने पढ़ के आए हैं उसके अंदर मसला हो सकता है। अब आपको खुद ही पता लग गया होगा, अगर इनके अंदर मसला होगा तो जारी सी बात है आपका थ्रोम्बस भी नहीं बनेगा। थ्रोम्बस भी आपका नहीं बनेगा, आपके प्लेटलेट्स जो हैं वो एग्रीगेट भी नहीं होंगे, और जो आपकी ब्लीडिंग है वो होगी इस मायनों में। इस बात का हमें पता लग गया। अब जो हम पढ़ेंगे कि हमारे पास जो होते हैं इसकी वजह से आपके वो फैक्टर्स जो है प्राइमरी हीमोस्टेसिस की वजह से आपके पास डिसऑर्डर्स कौन कौन से आते होते हैं। पहली बात, प्राइमरी, अगर कोई पूछे कि प्राइमरी हीमोस्टेसिस अगर आपकी हो जाती है रप्चर, यानी आपका हम कहते हैं कि वीक थ्रोम्बस बॉडी में नहीं बनता। जब हमारी बॉडी के अंदर वीक थ्रोम्बस नहीं बनता तो हमारी बॉडी के अंदर नुकसान क्या क्या होते हैं। पहली बात आपकी एपिटेक्सिस हो सकती है। एपिटेक्सिस कहते हैं कि हमारे पास बच्चे होते हैं, ज़्यादातर, वैसे बड़े भी हो सकते हैं बच्चे भी हो सकते हैं, ज़्यादातर बच्चे होते हैं। उसमें होता है कि हमारे पास नोज़ के साथ ब्लीडिंग आती है। जब हमारे नोज़ के साथ ब्लीडिंग आती है हम उस प्रोसेस को कहते हैं एपिटेक्सिस। के बाद हमारे पास आता है हीमोपटासिस। हीमोपटासिस के अंदर क्या होता है, हीमोपटासिस के अंदर आपके कफ के साथ ब्लीडिंग आती है, यानी खांसी आई है और खांसी के साथ आपकी जो है वो ब्लीडिंग आई है। अब हमारे पास उसके बाद हमारे पास होता है मेनोर्गिया। मेनोर्गिया कंडीशन क्या होती है, मेनोर्गिया कंडीशन के अंदर आपकी मेंस्ट्रुएशन जो है वुमेन्स के अंदर होती है, और मेंस्ट्रुएशन के साथ जो आपकी ब्लीडिंग होती है वो ज़्यादा हो जाती है। मेंस्ट्रुएशन के साथ जब ब्लीडिंग ज़्यादा होगी इसको आप कहोगे मेनोर्गिया कंडीशन है। उसके बाद हमारे पास आ जाती है जी हीमाटोरिया। हीमाटोरिया के अंदर क्या होती है, हीमाटोरिया के अंदर हम कहते हैं जो यूरिन होता है उसके साथ ब्लीडिंग आती है। जब आपकी यूरिन के साथ ब्लीडिंग आती है हम उसको कहेंगे हीमाटोरिया होगा। ये हमारे पास होते हैं फैक्टर जो होते हैं प्राइमरी हीमोस्टेसिस अगर आपकी ना हो या आपका वीक थ्रोम्बस ना बने तो हमारे पास ये वाली कंडीशंस आ जाती होती हैं। अब हम उसके पास जाते हैं। उसके बाद हमारे पास क्या होता है फैक्टर, उसके बाद हमारे पास होता है, हम कहते हैं कि हमारे पास जो प्राइमरी हीमोस्टेसिस में होते हैं कौन कौन से बनते होते हैं। एक बात इसमें जो बातें याद रखनी है वो सुन ले पहले। हमारे पास होती है पटैकिया। पटैकिया होता है आपका छोटा सा थ्रोम्बस बना है। उसके बाद होता है हमारे पास परपूरा। उसके बाद होता है हमारे पास एक्मोसिस। पटाकिया होता है, परपूरा होता है और एक्मोसिस होता है। इसका अब हम थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन में इसकी जाते हैं। पटाकिया, अगर आपकी चोट इतनी सी लगी है, इंजरी आपकी इतनी सी हुई है तो जारी सी बात है आपका थ्रोम्बस भी इतना बनेगा, और इसको हम कहेंगे वो है पटाकिया। वो आपका बनता है 1 to 2 मिलीमीटर तक का आपका बनता होता है। ठीक है, हमारे पास जो परपूरा है, हमारी चोट इतनी लगी है, इंजरी इतनी हुई है तो आपकी जो वो आपका थ्रोम्बस बनेगा वो भी आपका इतना ही बनेगा। ठीक है, इसको हम कहेंगे परपूरा। और परपूरा जो होता है वो हमारे पास 3 मिलीमीटर तक होता है, यानी साइज हमने यहाँ तक याद रखने हैं। एक्मोसिस क्या होता है, एक्मोसिस के अंदर हमारे पास और बड़ा होता है, और उसके बाद जो हमारे पास ब्लीडिंग होती है वो भी हमारे पास काफ़ी बड़ी होती है। इसमें हम कहते हैं ये होता है ग्रेटर देन द 1 सेंटीमीटर। हमें इस बात का जो है ना वो पता होना चाहिए। उसके बाद जो हमारे पास, अच्छा, अब हमने ना ये बात, हमने इससे पढ़ने से पहले हमें जो बातें पता होनी चाहिए ना, हमें पता होनी चाहिए लेबॉरेटरी रिपोर्ट्स, जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट होती है हमारे लिए, क्योंकि हम MBBS स्टूडेंट्स हैं। इनके हमारे लिए जो इंपॉर्टेंस है वो हमारे पास ज़्यादा चीज़ें हैं, वो लेबॉरेटरी रिपोर्ट्स। इसको सीखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमें पता होना चाहिए लेबॉरेटरी रिपोर्ट्स में पहली बात फिब्रिन क्या होता है। ठीक हो गया। उसके बाद दूसरी बात हमें पता होना चाहिए वो हमारे पास प्लाज्मिनोजन, एक मिनट, हमारे पास जो होता है वो प्लाज्मिड क्या होता है। फिब्रिन के बाद प्लाज्मिड क्या होता है। उसके बाद थ्रोम्बस क्या होता है। उसके बाद हमारे पास ब्लीडिंग का क्या चक्कर है। ठीक है, अब हम पहले देखेंगे कि हमारे पास फिब्रिन हमारे पास क्या बना होता है, फिब्रिनोजन से बना होता है। हमें एक बात पता होना चाहिए कि हमारे पास फिब्रिन बना बॉडी के अंदर, जब हमारे पास फिब्रिन बना, क्योंकि फिब्रिन जो है वो आपका प्लेटलेट को एग्रीगेट करवा रहा होता है। फिब्रिन आपका बना, आपके जो प्लेटलेट हैं बॉडी के अंदर वो भी एग्रीगेट हुए। प्लेटलेट एग्रीगेट हुए तो आपका थ्रोम्बस भी बना, क्योंकि ये सारे के सारे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। थ्रोम्बस भी आपका बना, जब आपका थ्रोम्बस बना तो जारी बात है हमारी जो ब्लीडिंग होगी वो नहीं होगी। ठीक है, हमें इस बात के लिए लेबॉरेटरी रिपोर्ट का पता होना चाहिए। हम आगे जाएंगे, हमें आगे भी प्लाज्मिन का पता लग जाएगा, जो हमें प्लाज्मिन और टिश्यू प्लाज्मिन एक्टिवेटर है, हमें इस बात का भी ना पता लग जाएगा। अब हम जो आगे जाएंगे, आगे हमारे पास जो टॉपिक है उसमें आपका आया था हमारे पास इम्यून थ्रोम्बो। हम जो है ना वो डिसीजेज में जाएंगे।
हमने जो है ना हमने डिसीज़ देखी है कि हमारे पास होती है क्वांटिटेटिव और एक होती है हमारे पास क्वालिटेटिव। और इसमें होता क्या है, इसमें हम पहली हम डिसीज़ जो हम स्टडी करेंगे उसमें हमारे पास आती है इम्यून थ्रोम्बोसाइटिक परपूरा। इसमें हमारे पास डिसीज़ आती है, इसमें हमें डिसीज़ में हम ये पढ़ते हैं कि हमारे पास पहली आती है इम्यून थ्रोम्बोसाइटिक परपूरा। इस डिसीज़ के अंदर होता क्या है, इस डिसीज़ के अंदर हमें इस बात का पता होना चाहिए, जो हमारी जो आईजीजी होती है वो आपके मेनली स्प्लीन के अंदर बनती है। यानी आईजीजी का जो मेन हाउस है वो आपका स्प्लीन है। वैसे लिम्फ नोड्स भी है और उसके बाद जो है वो लिवर में भी तकरीबन प्रोड्यूस हो रही होती है। जो इम्यूनिटी है वो आपकी ज़्यादातर आपके स्प्लीन में बन रही होती है और आपके लिम्फ नोड्स के अंदर बन रही होती है। इस बात का पता होना चाहिए। आपकी आईजीजी है वो आपकी स्प्लीन के अंदर बन रही होती है। इसमें आपके पास जो होती है वो दो डिसीज़ आती होती हैं हमारे पास। इस डिसीज़ में हमारे पास होता क्या है, पहले हमारे पास इम्यून थ्रोम्बोसाइटिक पर पूरा के अंदर एक होती है आपके पास एक्यूट और एक होता है हमारे पास क्रोनिक। एक होती है हमारे पास एक्यूट और एक होती है हमारे पास क्रोनिक। अब एक्यूट और क्रोनिक में होता क्या है, आपकी आईजीजी होगी है इन्फेक्ट। इम्यून थ्रोम्बोसाइटिक पर पूरा के अंदर आपका होता क्या है, आपकी जो इम्यूनिटी होती है, कौन सी इम्यूनिटी, आईजीजी इम्यूनिटी जो मेनली स्प्लीन के अंदर बन रही होती है, ये आपकी हो जाती है इन्फेक्टेड। जब आपकी ये वाली इम्यूनिटी होगी इन्फेक्टेड तो हमें क्या होगा, हमारे पास क्या स्प्लीन में मसला बन जाएगा, क्योंकि स्प्लीन आईजीजी को बना रहा है। जब आपकी स्प्लीन आईजीजी को बना रहा है, अब आपके अंदर जो मसले होंगे वो क्या होगा, आपकी स्प्लीन ने आईजीजी ने जब म्यूटेटेड हो जाती है, जब भी कोई चीज़ म्यूटेटेड होगी वो आपके एंटीजन बन के और यही आपके बॉडी की एंटीबॉडी को नुकसान पहुंचाना स्टार्ट कर देगी, बॉडीज की एंटीबॉडी को नुकसान पहुंचाना स्टार्ट कर देगी, जिसकी वजह से आपको सिमिलर डिफरेंट डिसीज हो जाएगी। लेकिन होगा क्या इसमें, क्योंकि ये एक्यूट फेज है, इसके अंदर जो हमारे पास जो पेशेंट होगा वो खुद ब खुद रिकवर हो सकता है, ऑटो रिकवर। लेकिन अगर वो रिकवर नहीं होता तो आप सिंपल उसको हम कोर्टिसोइड्स दे देंगे, कोर्टिसोइड हम उसको ड्रग्स दे देंगे, कोर्टिकोइड्स दे देंगे। इस ड्रग्स में हमारे पास हो गया सिंपल, आप ग्लूकोज वगैरह कोर्टिकोसोइड्स दे दोगे, जब आप इसको ये दे दोगे वो बिल्कुल ठीक होगा। लेकिन इन द केस ऑफ द क्रोनिक, अब हम क्रोनिक पे आते हैं, क्योंकि क्रोनिक में होता क्या है, आपकी जो आईजीजी थी उसने आपके पहुंचाया, आपके इन्फेक्टेड थी आपकी आईजीजी, ठीक हो गया, और उस आईजीजी ने आपकी ही एंटीबॉडी को नुकसान पहुंचाया। और मैंने ये बात बताई है कि आईजीजी जब आपकी म्यूटेटेड हो जाती है वो एंटीजन बन जाती है, और एंटीजन और एंटीबॉडी को हम स्टडी करते हैं, हमने सेकंड चैप्टर के अंदर ये बात पढ़ी है। और एंटीजन और एंटीबॉडी जब मिलती है वो आपके मल्टीपल टिश्यूज़ को डैमेज करवा देती है इन द केस ऑफ द क्रोनिक में। एक्यूट में इतना नहीं होता मसला, लेकिन इसमें क्रोनिक के अंदर आपका मसला बनता है, आपका एंटीजन और एंटीबॉडी मिलती हैं, आपकी मल्टीपल टिश्यूज़ को डैमेज करवा देती है। और मल्टीपल टिश्यूज जब डैमेज होगी उसको आप कहोगे वो है SLE। ये भी हम पढ़ के आए हैं। और SLE में होता है आपका सिस्टमिक ल्यूपस एरिथ्रोमाइटिस हो जाता है। इसमें आपके क्या होते हैं, इसमें आपके डिफरेंट बहुत सारे फीवर हो जाता है, वेट लॉस हो जाता है। उसके बाद और भी सेकंड चैप्टर के अंदर हम काफ़ी पढ़ के आए हैं, इसके अंदर काजिज क्या क्या होते हैं, ठीक है। फीवर हो जाता है, वेट लॉस हो जाता है, उसके बाद जो है वो अगर फीमेल है तो उसकी प्रेगनेंसी लॉस हो जाएगी, ठीक है, बार बार रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस हो जाएगी, बच्चा पैदा नहीं होगा। उसके बाद इसके टेस्ट होते हैं, एंटी हिस्टोन टेस्ट होता है, एंटी फॉस्फोलिपिड टेस्ट होता है, एंटी फॉस्फोलिपिड होता है, एंटी हिस्टोन होता है, एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडी टेस्ट होता है, एंटी DNA टेस्ट होता है, वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन जो हमें इस बात का पता होना चाहिए कि एंटीजन और एंटीबॉडी मिले तो आपका मल्टीपल टिश्यू डैमेज हो गए, और जो डिसीज़ काज करवाएंगे वो आपके SLE होंगी, और SLE वो हमारे पास बहुत ज़्यादा डेंजर डिसीज़ है। अब हम इस डिसीज़ में हम करेंगे क्या, हम इस डिसीज़ में ये करेंगे, हम इसका ट्रीट कैसे करेंगे, हम इस डिसीज़ का ये करेंगे कि हमें क्योंकि हमारे पास जो होगा वो स्प्लीनोमेगाली हो जाएगी इस डिसीज़ के अंदर। हम क्या करेंगे, क्योंकि स्प्लीन आपका, हमें इस बात का पता है कि स्प्लीन जो है वो हमारा आईजीजी प्रोड्यूस कर रही है, और जो आईजीजी प्रोड्यूस कर रही है वो म्यूटेटेड वाला कर रही है। इस वजह से हम इसका जो ट्रीट करेंगे, हम स्प्लीनेक्टमी कर देंगे, हम इस बॉडी से स्प्लीन ही रिमूव कर देंगे, हम स्प्लीन रिमूव कर देंगे पहला ट्रीटमेंट। या फिर हम क्या करेंगे, हमें फिर आईवी हम लगाएंगे किसकी, आईजीजी की, हमें आईजीजी बाहर से देनी पड़ेगी। जब हम कोई भी चीज़ बाहर से देंगे तो अंदर वाली चीज़ होती है उसका इन्फेक्शन खत्म हो जाता है। आप आईवी जब आप आईजीजी बाहर से दोगे तो वो आपकी बॉडी पे जाके आपको नॉर्मल प्रोसेस चलाना स्टार्ट कर देगी। लेकिन अगर आपकी स्प्लीन मसला है, स्प्लीन आपकी इन्फेक्टेड हो चुकी है, अब आपको स्प्लीनेक्टमी करनी पड़ेगी, ये हमें पता होना चाहिए। और हमें इस बात से हमें क्लियर होने से पहले एक बात का हमें ना ऑलरेडी इस बात का पता होना चाहिए कि हमारी बॉडी के अंदर स्प्लीन वाहिद ऑर्गन है, स्प्लीन हमारी बॉडी के अंदर वाहिद ऑर्गन है जो हमारे जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं, जो हमारे पास RBCs होते हैं, उसके अंदर से न्यूक्लियस को गायब करती है। न्यूक्लियस को डिसअपियर करने वाला काम है स्प्लीन का, यानी न्यूक्लियस को रेड ब्लड सेल्स को मैच्योर करती है। कोई भी होता है, बोन मैरो है, बोन मैरो से जब RBC स्प्लीन के अंदर जाते हैं तो रेड ब्लड सेल्स की जो शक्ल होती है वो पहले होती है ऐसे होलोजोली बॉडीज होती हैं, ठीक है। जो स्पैरोसाइट जिसको हम कहते हैं वो चेंज हो जाती है आपके इसके अंदर, इस शेप के अंदर, यानी न्यूक्लियस को गायब करने वाला काम है इसका। हम स्प्लीनेक्टमी कर देते हैं, स्प्लीनेक्टमी तो हम कर देते हैं, ठीक है, हमें फ़ायदा है, लेकिन हमें नुकसान क्या होगा, हमें जो होगी वो होलोजोली बॉडीज़ मिलेंगी।
इस बात का हमें होलोजोली बॉडीज़ मिलेंगी, हमारे समय स्पेरोसाइट्स मिलेंगे। लेकिन इतना पता होना चाहिए कि जो हम ट्रीट कर रहे हैं हमें स्प्लीनेक्टमी करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारे लिए जो आईजीजी है वो भी काफ़ी ज़रूरी है। अगर आईजीजी आपकी इन्फेक्टेड हो जाती है तो हमें जो नुकसान होगा वो काफ़ी उठाना पड़ेगा। इसमें हम पढ़ते हैं इम्यून थ्रोम्बोसाइटिक परपुरा, ये हमने कंप्लीट कर लिया। इसमें होता है कि इसके बाद जो हमारे पास सेकंड डिसीज़ आती है, उस डिसीज़ का नाम है हमारे पास माइक्रो एंजियोपैथिक हीमोलाइटिक अनीमिया। माइक्रो एंजियोपैथिक हीमोलाइटिक अनीमिया, इस डिसीज़ के अंदर आपका होता क्या है, इस डिसीज़ को जो हमने सिंपल लफ्ज़ों में वैसे याद रखना है कि माइक्रो कहते हैं स्मॉल को, एनजीओ कहते हैं ब्लड वेसल को, हीमोलैक्टिक कहते हैं ब्रेकडाउन को, और अनीमिया कहते हैं रेड ब्लड सेल्स की कमी। अच्छा, इस बात से हमें पढ़ने से पहले हमें इतना पता होना चाहिए कि अनीमिया होता क्या। अनीमिया जो होता है हम उसको 3 बातों में हम डिवाइड करते हैं। पहली बात, आपके रेड ब्लड सेल्स की कमी होनी चाहिए। आपके सिर्फ रेड ब्लड सेल्स की कमी को हम अनीमिया नहीं कहते, रेड ब्लड सेल्स की कमी होगी, उसके बाद हीमोग्लोबिन की कमी होनी चाहिए, उसके बाद हेमाटोक्रिट की कमी होनी चाहिए। इन 3 चीज़ों की कमी, रेड ब्लड सेल्स का हमें पता है, हीमोग्लोबिन का हमें पता है कि आपकी ऑक्सीजन होती है ये SO2 वाली हीमोग्लोबिन होती है। हेमाटोक्रिट क्या होता है, हेमाटोक्रिट होती है कि कंसंट्रेशन ऑफ आरबीसीज इन ब्लड के अंदर जितना भी आरबीसी का कंसंट्रेशन होता है उसको हम हेमाटोक्रिट कहते हैं। इन तीनों का कम होना चाहिए, उसको आप अनीमिया कहोगे। यानी आपके पास एक पेशेंट आया है, वो पेशेंट है, वीकनेस आपको शो हो रही है, ठीक है, हम उसको कहेंगे कि उसके अंदर आरबीसी का मसला है, ठीक है, आरबीसी का मसला, लेकिन हम उसको अनीमिया उस वक्त तक नहीं कहेंगे जब तक हम इसकी हीमोग्लोबिन को नहीं देखेंगे। यानी उसको सांस, ठीक है, अगर उसको सांस का भी मसला है, उसके बाद आरबीसी का भी मसला है, हमने लेबोरेटरी रिपोर्ट उसकी देखी, उसके अंदर हेमाटोक्रिट का भी मसला है, अब हम उसको कहें वो है अनीमिक पेशेंट। ठीक है, अब हम डिसीज़ की तरफ आते हैं। हमारा ये इतना हमने एक्सप्लेन नहीं करना, लेकिन जो हम डिसीज़ की तरफ आ रहे हैं वो क्या चीज़ है, डिसीज़ के अंदर माइक्रो एंजियोपैथिक हीमोलाइटिक एनीमिया है, जिसमें हमने जो मेन बातें याद रखनी है वो होती है 2 डिसीज़। एक होती है आपकी टीटीपी, एक होती है HUS। टीटीपी होती है आपकी थ्रोम्बोटिक थ्रोम्बोसाइटिक परपुरा, और HUS होती है आपकी हीमोलाइटिक यूरेमिक सिंड्रोम। ठीक हो गया। हमने इससे पढ़ने से पहले हमने एक बात पढ़ी थी कि वॉन विलिब्रेंड फैक्टर का काम करवा रहा होता है। वॉन विलिब्रेंड फैक्टर आपके प्लेटलेट को एडहेस करवा रहा होता है, इस तरह आके प्लेटलेट को एडहेस करवा रहा होता है। अब आपका इसमें इन द केस ऑफ द थ्रोम्बोटिक थ्रोम्बोसाइटिक परपुरा के अंदर आपका एक एंजाइम होता है जिसका नाम होता है एडम TS13। एडम TS13 होता है, एक केमिकल होता है, एंजाइम होता है, ये आके आपके वॉन विलिब्रेंड फैक्टर को ब्रेक कर देता है या फिर इनहिबिट कर देता है। जब ये आपके वॉन विलिब्रेंड फैक्टर को इनहिबिट कर देता है, अब आपको इस बात का पता है कि क्या होगा, वॉन विलिब्रेंड फैक्टर इनहिबिट हो जाएगा तो आपके प्लेटलेट कोआगुलेशन नहीं होंगे, थ्रोम्बस जो आपका होगा वो नहीं बनेगा। अब आपका थ्रोम्बस नहीं बनेगा तो जो आपका फिब्रन होगा, जारी बात है वो नहीं होगा, फिब्रन नहीं होगा, अब आपकी जो ब्लीडिंग होगी वो इन द केस ऑफ द होगी। अब आते हैं हम हीमोलाइटिक यूरेमिक सिंड्रोम में क्या होता है। हीमोलाइटिक यूरेमिक सिंड्रोम के अंदर आपकी ये है, ब्लड वेसल डैमेज हुई है, उसके बाद आपका एक बैक्टीरिया आ गया E. coli, या हम इस तरह कहते हैं ब्लड वेसल डैमेज ही E. coli बैक्टीरिया ने आके की है। इस E. coli बैक्टीरिया ने आके आपके इन्फेक्ट कर दिया यहाँ आपके फैक्टर्स को, वॉन विलिब्रेंड फैक्टर को, ठीक हो गया, जिसने आगे प्लेटलेट के साथ कोएगुलेशन होनी थी लेकिन वो नहीं हो पाई। जब वो नहीं हो पाई तो आपका जो थ्रोम्बस होगा वो भी नहीं बना, जो आपका फिब्रन होगा वो भी नहीं बना, उसके बाद जो प्लेटलेट एग्रीगेट होने होंगे वो भी नहीं हुए, और उसके बाद जो ब्लीडिंग होगी वो हुई है। हमें एक रिपोर्ट्स की वजह से हमें सब कुछ पता होना चाहिए। यानी अगर हम लिखें कि एक पेशेंट हमारे पास, आप पेशेंट ऑफ द 15 years old boy come to you and he has a history of the नो फिब्रिन, हम कहें फिब्रिन नहीं है उस बंदे में, अब उस बंदे में फिब्रिन नहीं है तो आपका थ्रोम्बस जो होगा वो क्या बनेगा, थ्रोम्बस भी नहीं बनेगा। अब उसके अंदर जो प्लेटलेट्स होंगे वो भी एग्रीगेट होंगे, हम कहेंगे प्लेटलेट्स भी एग्रीगेट नहीं होंगे। जब आपके प्लेटलेट एग्रीगेट नहीं होंगे तो हम कहेंगे इसके अंदर ब्लीडिंग होगी। हमें रिपोर्ट्स खुद लिखनी आनी चाहिए। हाँ, एक चीज़ जो है ना वो मैं अभी नहीं बता रहा, एक होता है PT और एक होता है PTT, लेकिन जब इसका टाइम आएगा हम आगे पढ़ेंगे, मैं आपको बता दूंगा। अच्छा, इस केस के अंदर अब होता है क्या है, इसके अंदर हमने पढ़ लिया माइक्रो एंजियोपैथिक हीमोलाइटिक एनीमिया के अंदर, एक हमने TTP को जिक्र किया, एक हमने HUS को डिस्कस किया। TTP के अंदर हमने एडम TS13 होता है, और HUS के अंदर आपका E. coli बैक्टीरिया आके करता है जो कि आपके माइक्रो एंजियोपैथिक हीमोलाइटिक एनीमिया काज करवा रहा होता है। इसमें आपका होता है क्या, रिपोर्ट्स होंगी वो हम जब हम आगे पढ़ेंगे PT और PTT उसका आपको पता लग जाएगा। अब हम जो आते हैं, हमने सारी की सारी हमने क्वान्टिटेटिव भी पढ़ी, क्वालिटेटिव भी हमने पढ़ी। अब जो हम बात कर रहे हैं हम कहेंगे क्वालिटेटिव डिसऑर्डर की वजह से, आपकी क्वालिटेटिव के अंदर की वजह से आपके प्लेटलेट्स में मसला क्या आता है। क्वालिटेटिव के अंदर हमने कहा था, क्वांटिटेटिव के अंदर आपके प्लेटलेट का इशू होता है, लेकिन क्वालिटेटिव के अंदर आपके किस किस का होता है, मैंने कहा था वॉन विलिब्रेंड फैक्टर का हो सकता है, आपके GP1B का हो सकता है, आपके GP2B3A का हो सकता है। अब हम पहले क्वालिटेटिव के अंदर हम अभी सिर्फ 2 पढ़ रहे हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बातें हैं याद करने के लिए। एक होती है हमारे पास GP1B होती है, एक हमारे पास GP2B3A होती है,
ठीक हो गया। GP1B को हम कहते हैं बर्नार्ड सोलियर सिंड्रोम। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आता है। बर्नार्ड सोलियर सिंड्रोम क्या होता है? आपकी GP1B की कमी की वजह से। जारी बात है, GP1B की कमी हो जाएगी, फिब्रिन नहीं बनेगा, थ्रोम्बस नहीं बनेगा, प्लेटलेट एग्रीगेशन नहीं होगी, ब्लीडिंग होगी। उसके बाद GP2B3A की बात करेंगे। GP2B3A के केस में आपका इस सिंड्रोम को कहते हैं हम ग्लांज़मैन सिंड्रोम। इस सिंड्रोम के अंदर क्या होगा हमें पता है, GP2B3A की कमी हो जाए, क्योंकि पहली प्रोटीन ये है GP1B, सेकंड प्रोटीन GP2B है, इसके अंदर भी कमी हो जाएगी, आपका जो फिब्रिन होगा वो नहीं बनेगा, थ्रोम्बस जो होगा वो नहीं होगा, प्लेटलेट एग्रीगेशन जो होगी वो नहीं होगी, उसके बाद जो ब्लीडिंग होगी वो आपकी वो होगी। इस बात का हमें पता होना चाहिए। अच्छा, जो नॉर्मली ब्लीडिंग होती है ना, वो 2 से 7 मिनट के अंदर आपकी रुक जानी चाहिए इन द नॉर्मल पर्सन, जिसके अंदर ना क्वांटिटेटिव इशू है ना क्वालिटेटिव इशू है, ठीक है। लेकिन 2 से 7 मिनट में अगर नहीं रुकती तो हम इसको कह सकते हैं या तो क्वालिटेटिव इशू है या तो क्वांटिटेटिव इशू है। अगर तो क्वालिटेटिव इशू है तो हम कहेंगे या वॉन विलमैन फैक्टर है, GP1B GP2B का मसला हो सकता है। लेकिन अगर उसके अंदर क्वांटिटेटिव इशू है तो हम कह सकते हैं उसके अंदर आपके प्लेटलेट एग्रीगेट का इशू हो सकता है। अब हम जो आते हैं प्राइमरी हीमोस्टैसिस, ये हमारे पास इतनी ही हमने प्राइमरी हीमोस्टैसिस में जो हमने बातें पढ़ ली, हमने बातें क्या पढ़ी, पहले हमने कहा वीक थ्रोम्बस बनता है, उसके बाद हमने डिसऑर्डर्स पढ़े, डिसऑर्डर के बाद हमने क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव में पढ़ा, क्वांटिटेटिव की हमने डिसीजेस पढ़ी जिसमें हमने पढ़ा इम्यूनोथ्रोम्बोसाइटिक पर पूरा पढ़ा, उसके बाद हमने पढ़ा माइक्रो एंजियोपैथिक हिमोलाइटिक एनीमिया पढ़ा, उसके बाद हमने क्वालिटेटिव में हमने 2 पढ़ी, एक GP1B बर्नार्ड सोलियर सिंड्रोम, एक GP2B3A जिसमें ग्लांसमैन सिंड्रोम आता होता है। अच्छा, आगे हम पढ़ेंगे जिसमें हमारे पास हमें पता होना चाहिए कि सेकेंडरी हीमोस्टैसिस क्या होती है। प्राइमरी हीमोस्टैसिस होगी, अब आ गया हमारे पास सेकेंडरी हीमोस्टैसिस क्या होती है। अच्छा, सेकेंडरी हीमोस्टैसिस के अंदर आपका जो मेन बात है वो हमें पता होनी चाहिए कि इसके अंदर आपका जो होता है वो हार्ड थ्रोम्बस बनता होता है। ये बात मैंने पहले ही बताई है। अब हार्ड थ्रोम्बस में हमें अब जो पढ़ने से पहले हमें जिस बात का पता होना चाहिए, एक होता है आपका एक्सट्रिंसिक पाथवे, एक होता है हमारे पास इंट्रिंसिक पाथवे, एक होता है हमारे पास कॉमन पाथवे। एक्सट्रिंसिक पाथवे, इंट्रिंसिक पाथवे और एक होता है हमारे पास कॉमन पाथवे। अब इसमें क्या होता है ये हम वैसे पढ़ के आए हैं पहले, लेकिन हमें पढ़नी ज़रूरी है क्योंकि हमें पता होना चाहिए, चाहे रट्टा मारे चाहे जो मर्जी करें, पता होना चाहिए। इन द इंट्रिंसिक पाथवे के अंदर क्या होता है, हमारे पास पहले 12 फैक्टर एक्टिव होता है, 12 फैक्टर आपके 11 फैक्टर को एक्टिव करता है, 11 फैक्टर आपके जो होता है वो 9 फैक्टर को एक्टिव करता है, 9 आपके 8 फैक्टर को एक्टिव करता है, 8 आपके 10 फैक्टर को एक्टिव करता है। इसके बाद हम बात करें एक्सट्रिंसिक के अंदर, एक्सट्रिंसिक के अंदर आपका 7 फैक्टर एक्टिव होता है, 7 फैक्टर अब आपके जो होता है वो 3 फैक्टर को एक्टिव करता है, जो 3 फैक्टर होता है वो आपके 10 फैक्टर को एक्टिव करता होता है। ये आपका इंट्रिंसिक पाथवे, आपका एक्सट्रिंसिक पाथवे। कॉमन पाथवे क्या है, कॉमन 10 इधर भी बन रहा है, 10 इधर भी बन रहा है। अब कॉमन पाथवे ऐसे चलता है, हमारे पास जो 10 होता है, 10 वो आगे हमारे पास फैक्टर 5 को एक्टिव कर रहा होता है, फैक्टर 2 एक्टिव होता है, उसके बाद हमारे पास जो होता है वो फैक्टर 1 एक्टिव होता है। अब हम ये कहेंगे कि हमारे पास जो हमारा होता है फैक्टर 1 जब हमारे पास एक्टिव हो जाता है, फिर होता है कि हमारे पास फिब्रिनोजन जो होता है वो हमारे फिब्रिन के अंदर चेंज हो जाता है, फिब्रिनोजन फिब्रिन के अंदर चेंज हो जाता है, और आपका जो प्रोथ्रोम्बिन होता है वो थ्रोम्बिन के अंदर चेंज हो जाता है। ये हम फिजियोलॉजी के अंदर हम ये पढ़ के आए हैं वैसे पाथवे, लेकिन हमें इस बात का पता होना चाहिए। मेरे ये बताने का मकसद ये है कि हमें ना PTT और PT टेस्ट का पता लग जाए, क्योंकि वो मेन चीज़ है आपके लेबॉरेटरी रिपोर्ट्स के लिए। हम बात करें, एक होता है इंट्रिंसिक, एक होता है एक्सट्रिंसिक। एक्सट्रिंसिक के लिए जो हमारे पास होता है क्या, हमने बात की कि एक होता है इंट्रिंसिक पाथवे, एक होता है एक्सट्रिंसिक पाथवे। इंट्रिंसिक पाथवे के लिए जो हमारे पास टेस्ट होता है वो हमारे पास होता है PTT का टेस्ट, और जो हमारे पास एक्सट्रिंसिक पाथवे है उसके लिए हमारे पास टेस्ट होता है PT का, जो कि हमारे पास बड़े ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें लेबॉरेटरी रिपोर्ट्स के लिए फिब्रिन का पता होना चाहिए, थ्रोम्बस का पता होना चाहिए, प्लेटलेट एग्रीगेट का पता होना चाहिए, उसके बाद एक्सट्रिंसिक पाथवे इंट्रिंसिक पाथवे के टेस्ट का पता होना चाहिए। अब मैं कहूँगा कि हमारे पास कोई भी हमारे पास पेशेंट आया है, ठीक है, वो कहता है कि आपको जो है वो फैक्टर 7 का मसला है, आपको है फैक्टर 7 का मसला, फैक्टर 7 का इशू है। अब मैं उसकी लेबॉरेटरी रिपोर्ट्स में ऐसे लिखूंगा कि फैक्टर 7 हमें पता है किस में आ रहा है, आपके इंट्रिंसिक में आ रहा है कि एक्सट्रिंसिक में। हमारे एक्सट्रिंसिक में हमारे पास जो है फैक्टर 7 हमारे पास एक्सट्रिंसिक पाथवे के अंदर आ रहा है, उसके लिए PT होता है। अब मैं कहूँगा कि फैक्टर 7 है, इस वजह से जो उसका PT टेस्ट है वो ज़्यादा आएगा, एबनॉर्मलिटी आएगी, और जो PTT होगा वो होगा नॉर्मल आएगा। हमें इस पता होना चाहिए। थोड़ा सा और देखते हैं, हम कहते हैं कि हमारे पास जो है वो फैक्टर 8 के अंदर इशू है, और फैक्टर 8 जो होता है वो हमारे पास किस में आ रहा है, फैक्टर 8 हमारे पास आ रहा है इंट्रिंसिक पाथवे के अंदर, और इंट्रिंसिक पाथवे के लिए जो टेस्ट होता है वो हमारे पास होता है PTT का टेस्ट। PTT ज़्यादा है और PT नॉर्मल है, यानी फैक्टर 8 में इशू है तो आपका PTT में मसला है, फैक्टर 7 में मसला है तो आपके PT में मसला है। हमें इस बात का पता, आगे हम पढ़ेंगे, हमें ही कवर हो जाएगा चीज़। हमारे पास इसमें डिसीज़ आती हैं सेकेंडरी हीमोस्टैसिस के अंदर, हमारे पास कुछ डिसीज़ आती हैं, जिसमें हमारे पास पहली डिसीज़ आती है हमारे पास हीमोफीलिया ए। हीमोफीलिया ए का पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास जो है वो हीमोफीलिया B का पता होना चाहिए हमारे पास,
पहले तो हम इन दो बातों को देखते हैं होता क्या। हीमोफीलिया ए के अंदर आपके फैक्टर 8 के अंदर डेफिशिएंसी हो जाती है, यानी फैक्टर 8 की डेफिशिएंसी हो जाती है बॉडी के अंदर, और हीमोफीलिया बी के अंदर आपके फैक्टर 9 की डेफिशिएंसी हो जाती है। अब हम कैसे कैसे कहते हैं कि हमारे पास अगर फैक्टर 8 की डेफिशिएंसी हो गई बॉडी के अंदर, अगर हमारे पास फैक्टर 8 की डेफिशिएंसी हो जाती है तो हम कहेंगे जारी बात है हमें ये वाला जो फैक्टर है वो हमें बाहर से लेना पड़ेगा, IV लेनी पड़ेगी बाहर से। फैक्टर 9 के अंदर होती है हमें ये लेनी पड़ेगी 9 बाहर से लेनी पड़ेगी। लेकिन हम कहेंगे अब हम इसकी लेबॉरेटरी रिपोर्ट्स खुद लिखेंगे, हम बुक को नहीं देखते, फर्स्ट एड को नहीं देख रहे, पैथोमा को नहीं देख रहे, BRS को नहीं देख रहे, हमें पता होना चाहिए फैक्टर 8 के अंदर डेफिशिएंसी है तो हम लेबॉरेटरी रिपोर्ट्स क्या क्या लिखेंगे। पहली बात हम फैक्टर 8 आता है आपके किसमें, एक्सट्रिंसिक पाथवे के अंदर आता है कि इंट्रिंसिक पाथवे। फैक्टर 8 हम यहाँ देखते हैं, फैक्टर 8 आ रहा है हमारे पास जो है वो फैक्टर 8 हमारे पास आ रहा है इंट्रिंसिक पाथवे के अंदर, हमारे पास फैक्टर 8 आ रहा होता है। फैक्टर 8 जो होता है वो हमारे पास ये इंट्रिंसिक पाथवे के अंदर फैक्टर 8 आ रहा होता है। और फैक्टर 8 हमारे पास, हम फैक्टर 8 को हम कहेंगे उसके लिए जो होता है वो आपका PTT टेस्ट होता है वो है हमारे पास ज़्यादा, और जो PT है वो है नॉर्मल। और हम क्या करेंगे, हम कहेंगे जो फिब्रन है वो क्या होगी, फिब्रन आपका नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि हमारे फैक्टर 8 में डेफिशिएंसी है, फैक्टर 8 में डेफिशिएंसी आपका फिब्रन नहीं बनेगा। हम दोबारा इसकी तरफ आके देखते हैं, हमारे पास फैक्टर 8 में डेफिशिएंसी है तो आपका जो फिब्रिनोजन में नहीं चेंज होगा, जारी बात है। फैक्टर 8 में डेफिशिएंसी है हमारे पास, ये हमारे पास फैक्टर 8 में डेफिशिएंसी है, 11 में मसला होगा, 9 में मसला होगा, 8 में मसला होगा, 10 में मसला होगा, उसके बाद 5 नहीं बनेगा, 2 नहीं बनेगा, 1 नहीं बनेगा, फिब्रिनोजन नहीं बनेगा, फिब्रिन चेंज नहीं होगा, फिब्रिन में मसला बन गया। अब हमारे पास अगर फिब्रिन के अंदर मसला बनता है तो जो हमारे पास थ्रोम्बस होगा वो भी नहीं बनेगा, जो प्लेटलेट एग्रीगेट होंगे वो भी नहीं होंगे, जो हमारे पास ब्लीडिंग होगी वो इस पेशेंट के अंदर होगी। उसके बाद जो PTT क्यों हम ज़्यादा कह रहे हैं, क्योंकि ये हमारे पास एक्सट्रिंसिक पाथवे के अंदर आता होता है, इंट्रिंसिक पाथवे के अंदर आता है सॉरी, और हमारे पास जो PT होता है वो हमारे पास नॉर्मल होता है इसके अंदर। फैक्टर 9 की बात करें, फैक्टर 9 भी हमारे पास जो होता है वो आपके इंट्रिंसिक पाथवे के अंदर आता होता है, और इंट्रिंसिक पाथवे के लिए आपका PTT टेस्ट होता है। फैक्टर 9 के अंदर डेफिशिएंसी है, इसका मतलब आपका PTT टेस्ट ज़्यादा है, और PT टेस्ट जो है वो है नॉर्मल। इसके अंदर भी क्या होगा, आपके फिब्रिन नहीं बना, प्लेटलेट एग्रीगेट नहीं हुए, जो थ्रोम्बस होगा वो हमारे पास नहीं बना, थ्रोम्बस नहीं बना, जो आपकी ब्लीडिंग होगी वो होगी। हमने ये लेबॉरेटरी रिपोर्ट जो होती है वो हमें खुद आनी चाहिए, लेकिन ये ना बुक बताएगा ना कुछ बताएगा, सिर्फ MCQs में वो सिंपल पूछेगा। हमें पता जो होना चाहिए, हीमोफीलिया बी का जो इंपॉर्टेंट MCQ आता होता है वही है कि हीमोफीलिया बी को वो कहता है क्रिसमस डिसीज़ भी है, हीमोफीलिया बी को हमारे पास क्रिसमस डिसीज भी कहता होता है। लेकिन हीमोफीलिया ए के अंदर 8 की डेफिशिएंसी है, और हीमोफीलिया बी के अंदर हमारे पास 9 की डेफिशिएंसी होती है। और लेबॉरेटरी रिपोर्ट्स का हमें पता होना चाहिए, 8 के अंदर डेफिशिएंसी है और 8 आ रहा है इंट्रिंसिक में, 9 के अंदर डेफिशिएंसी 9 भी आ रहा है इंट्रिंसिक में। इंट्रिंसिक पाथवे के लिए जो हमारे पास होता है टेस्ट वो होता है PTT। अगर इसमें इनमें मसला है इसका मतलब PTT में मसला है, PTT में मसला है, हम कहेंगे फिब्रिन नहीं बन रहा, प्लेटलेट एग्रीगेट नहीं हो रहे, थ्रोम्बस नहीं बन रहा, ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही है। ये हमें टेस्ट जो होती है, लेबॉरेटरी रिपोर्ट जो होती है, ये हमें खुद लिखनी आनी चाहिए, ये हमें कोई बताएगा नहीं, सिर्फ MCQ में सिंपल पूछ लेता है। आपका NLE हो, आपका MLE हो, उसके बाद NAB का टेस्ट हो, NEB का टेस्ट हो, उसके बाद जिसका भी टेस्ट हो हमें ये सिंपल वही पूछता है। उसके बाद जो हमारे पास थर्ड आता है वो होता है हमारे पास कोआगुलेशन फैक्टर इनहिबिटर आता होता है हमारे पास तीसरी डिसीज़, किसके अंदर, सेकेंडरी हीमोस्टेसिस के हमारे पास तीसरी डिसीज़। इसके अंदर होता क्या, हीमोफीलिया ए और बी के अंदर 8 और 9 की डेफिशिएंसी हुई थी, लेकिन इसके अंदर जो आपका फैक्टर 8 है वो आपका इनहिबिट हो रहा होता है बार बार, यानी आपकी बॉडी की जो एंटीबॉडीज़ हैं वो हमारी फ़ायदेमंद होती है, लेकिन वो 8 के खिलाफ हो जाती है। यानी मैं इस तरह कहूँगा कि आपका 8 फैक्टर बन रहा है, फॉर एग्जांपल आपका स्प्लीन में बन रहा है, तो वो क्या करेगा, वो आपका 8 फैक्टर आपका इशू आने लग जाएगा, उस 8 फैक्टर के अंदर आपका इशू, आपके एंटीबॉडी आपके 8 फैक्टर के आपका नुकसान पहुँचाएगी। अब आप बताएंगे कि हमारा जो 8 फैक्टर होगा वो हम बाहर से ले सकते हैं कि नहीं। हम 8 फैक्टर जो होंगे वो हम बाहर से नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते हम बाहर से, क्योंकि अगर हम 8 फैक्टर बाहर से लेते हैं वो फिर इनहिबिट कर देगी एंटीबॉडी फिर उसको इनहिबिट कर देगी, बाहर से लेंगे फिर इनहिबिट कर देगी। अब हमें जो लड़ना है वो हमें इस एंटीबॉडी के खिलाफ लड़ना है, क्योंकि आपके एंटीबॉडी आपके 8 फैक्टर को इनहिबिट कर रही है। ठीक है, अब हमने एंटीबॉडी के खिलाफ कोई भी हम ड्रग जो होते हैं, फार्माकोलॉजी में पढ़ते हैं, हम डिस्कस नहीं करें, लेकिन हमें इतना पता होना चाहिए कि ड्रग जो होती है वो आपके हम एंटीबॉडी को देंगे ताकि एंटीबॉडी हमारे 8 फैक्टर को ना इनहिबिट करें। अब लेबॉरेटरी रिपोर्ट्स हम खुद लिखते हैं, हमें नहीं पता बुक में लिखी है नहीं लिखी, हमें इससे गर्द हमें लिखनी खुद आनी चाहिए। हमारे पास क्या हुआ है, हमारे पास फैक्टर 8 इनहिबिट हो गया,
यानी फैक्टर 8 इनहिबिट हुआ मतलब नहीं है फैक्टर 8। फैक्टर 8 आता है आपका इंट्रिंसिक पाथवे के अंदर। इंट्रिंसिक पाथवे के लिए जो टेस्ट होता है वो होता है पीटीटी। आपका पीटीटी ज़्यादा है और पीटी जो टेस्ट है वो आपका है नॉर्मल, क्योंकि हम पीटी की बात नहीं कर रहे। पीटीटी ज़्यादा है मतलब 8 के अंदर है, 8 के अंदर मसला है, तो हम कह सकते हैं हमारे पास आगे भी फैक्टर्स के अंदर मसला है। अब हम ये कहेंगे जो हमारा जो फिब्रन है वो भी नहीं बनेगा। आपका जो फिब्रन नहीं बनेगा, हम कहेंगे उसके बाद जो होगी वो क्लोटिंग होगी, वो भी नहीं होगी। प्लेटलेट एग्रीगेट वगैरह वो भी नहीं होंगे। थ्रोम्बस जो होगा वो भी हमारे पास नहीं बनेगा, और जो ब्लीडिंग होगी वो ज़्यादा होगी। ये बात हमें लेबॉरेटरी रिपोर्ट्स हमें खुद इस बात का पता होना चाहिए कैसे करते हैं। उसके बाद जो हमारे पास फोर्थ आती है डिसीज़, फोर्थ जो डिसीज़ आती है वो होती है हमारे पास वॉन विलिब्रेंड फैक्टर की डेफिशिएंसी। वॉन विलिब्रेंड फैक्टर की डेफिशिएंसी। अच्छा, जो बुक लिखता है, बुक वॉन विलिब्रेंड फैक्टर की डेफिशिएंसी को 8 फैक्टर के साथ कंपेयर कर रहा है। कहता फैक्टर 8 की डेफिशिएंसी होगी, आपका वॉन विलिब्रेंड फैक्टर नहीं बनेगा। ठीक है, अब हम पहले हम बुक की तरफ देखते हैं, फिर हम देखते हैं अपनी तरफ। पहले हम देखते हैं बुक की तरफ। अगर फैक्टर 8 की डेफिशिएंसी हो जाएगी, अब लेबॉरेटरी रिपोर्ट्स लिखवाएं। फैक्टर 8 की होगी है हमारे पास डेफिशिएंसी, फैक्टर 8 की डेफिशिएंसी होगी है, फिब्रन नहीं बनेगा। प्लेटलेट एग्रीगेट जो होंगे वो भी नहीं होंगे। उसके बाद जो थ्रोम्बस होगा वो भी हमारे पास नहीं बनेगा। जो ब्लीडिंग होगी वो होगी ज़्यादा, क्योंकि 8 है तो पीटीटी होगा ज़्यादा। ज़्यादा का मतलब है इसमें एबनॉर्मेलिटी होना। उसके बाद जो पीटी है वो आपके पास जो होगा वो होगा नॉर्मल। हमें ये पता होना चाहिए। अब हम जो है ना इसके हम देखते हैं, क्योंकि इसके लिए टेस्ट भी होना चाहिए, ट्रीटमेंट भी कुछ होना चाहिए। वॉन विलिब्रेंड फैक्टर हमारे पास क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट डिसीज़ है, इसको हम थोड़ा सा ज़्यादा एक्सप्लेन में जाते हैं कि हमारे पास होता क्या है। वॉन विलिब्रेंड फैक्टर के लिए एक हमारे पास टेस्ट होता है, जिस टेस्ट का नाम है रेस्टोसेटिन टेस्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ के लिहाज से है कि रेस्टोसेटिन टेस्ट होता क्या। हमारी ये एंडोथीलियल की लेयर, एंडोथीलियल इंजर्ड हुई है, यहाँ आपका वॉन विलिब्रेंड फैक्टर आया है, उसने ऐसे आपके पास एग्रीगेट करवा दिया, ठीक हो गया। अगर तो आपके वॉन विलिब्रेंड फैक्टर की डेफिशिएंसी है, अब हम करते क्या हैं, हम उसको आईवी लगाते हैं, किसकी, रेस्टोसेटिन की। उस पेशेंट को हम उस पेशेंट को रेस्टोसेटिन की आईवी लगाते हैं। वो करती क्या है आईवी, जैसे लगाई है हमने रेस्टोसेटिन लगाई है, वो आपके जाएगी 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 और वो ढूंढेगी वॉन विलिब्रेंड फैक्टर को। अगर तो आपका वॉन विलिब्रेंड फैक्टर मौजूद हुआ उसमें एंडोथीलियल में, तो वो जाके ऐसे आपके वॉन विलिब्रेंड फैक्टर के साथ जुड़ जाएगी, तो आपको बता देगी, और हमारे पास जो टेस्ट होगा वो नॉर्मल शो होगा। ठीक है, जो हमारे पास कलर होगा वो कोई चेंज हो जाएगा, उसको हम कहेंगे वो है नॉर्मल। लेकिन अगर वो रेस्टोसेटिन आपका गया है, या आपका रेस्टोसेटिन है वो आपका गया है और उसको कोई वॉन विलिब्रेंड फैक्टर नहीं मिला, तो वो किसी के साथ नहीं जुड़ेगा, हमें किसी किस्म का रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। अब हमें रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा, हमें पता लगा गया वॉन विलिब्रेंड फैक्टर नहीं है, क्योंकि पता होना चाहिए ना कि डेफिशिएंसी है कि नहीं है। डेफिशिएंसी होने का हमें पता लगता है इन द केस ऑफ द वॉन विलिब्रेंड फैक्टर रेस्टोसेटिन टेस्ट। अब हम इसका ट्रीटमेंट क्या करते हैं, हम इसका ट्रीटमेंट करते हैं, हम उसको ड्रग देते हैं डेस्मोप्रेसिन। जब हम उसको डेस्मोप्रेसिन का ड्रग देते हैं तो वो आपके वॉन विलिब्रेंड फैक्टर को बढ़ा देता है। जब वो आपके वॉन विलिब्रेंड फैक्टर को बढ़ा देता है तो सारी बात है वॉन विलिब्रेंड फैक्टर होगा। अब लेबॉरेटरी रिपोर्ट्स लिखवाएं, वॉन विलिब्रेंड फैक्टर होगा, हमारा जो फिब्रन होगा वो बनेगा। फिब्रन बनेगा, आपका प्लेटलेट जो होंगे वो एग्रीगेट होंगे, थ्रोम्बस जो होगा वो हमारे पास बनेगा, जो ब्लीडिंग होगी हमारे पास वो नहीं होगी। ठीक हो गया, ये हमारे पास अगर हम डेस्मोप्रेसिन देते हैं बाद में हमारे पास ये केस हो देगा। अच्छा, अगर हम देखें अपने लिहाज से, हमारे पास हुई है वॉन विलिब्रेंड फैक्टर की डेफिशिएंसी। अगर मैं कहूँ वॉन विलिब्रेंड फैक्टर की डेफिशिएंसी हुई है और इसमें जो फैक्टर है वो कोई फैक्टर जो है वो हमारे पास कोई इन्वॉल्व नहीं हो रहा, वॉन विलिब्रेंड फैक्टर की डेफिशिएंसी हुई है लेकिन जो फैक्टर है वो हमारे पास कोई इन्वॉल्व नहीं हो रहा, तो मैं कहूँगा कि प्लेटलेट की डेफिशिएंसी है। अगर वो बात करता है कॉमन पाथवे यानी प्लेटलेट की डेफिशिएंसी है, तो उसके लिए आपका पीटी भी ज़्यादा होता है और पीटीटी भी ज़्यादा होता है, बस इस बात को ध्यान रखनी है। लेकिन बुक में वो चूँकि कह रहा है कि वॉन विलिब्रेंड फैक्टर की डेफिशिएंसी है 8 की वजह से, 8 नहीं हुआ तो वॉन विलिब्रेंड फैक्टर की डेफिशिएंसी आ गई, तो फिर हम कहेंगे ठीक है आपका वॉन विलिब्रेंड फैक्टर की आपकी 8 नहीं बन रहा, आपका प्लेटलेट की डेफिशिएंसी है, प्लेटलेट की डेफिशिएंसी होगी, हम कहेंगे तो पीटी भी ज़्यादा और पीटीटी भी ज़्यादा है। और अगर वो बात करता है कि 8 फैक्टर के अंदर इशू है, 8 के अंदर इशू है, फिर हम कहेंगे जनाब उसका जो है वो पीटी ज़्यादा है, ठीक है, लेकिन जो पीटी है वो उसका है नॉर्मल। बात खत्म। ये बात थी, हमने थोड़ा सा हम रिवाइज करते हैं। वॉन विलिब्रेंड फैक्टर आपका होता है 8 की डेफिशिएंसी की वजह से, उसके बाद होता क्या, 8 फैक्टर नहीं होगा। अगर आपका जो है वो 8 फैक्टर आपका नहीं होगा, यहाँ से देखते हैं हम, हमारे पास ये था, ये 8 फैक्टर जो हमारे पास नहीं होगा, हमारे पास 10 नहीं बनेगा, 10 नहीं बनेगा, 5 नहीं बनेगा, आपका 2 नहीं बनेगा, 1 नहीं बनेगा, फिब्रिनोजन फिब्रिन के अंदर नहीं चेंज होगा, प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन के अंदर नहीं चेंज होगा। जब ये आपका थ्रोम्बिन के अंदर चेंज नहीं होगा, फिब्रिन नहीं बना, प्लेटलेट एग्रीगेट नहीं हुए, प्लेटलेट एग्रीगेट नहीं हुए, आपका जो है वो थ्रोम्बस नहीं बना, आपकी ब्लीडिंग जो होगी वो ज़्यादा होगी।
ठीक हो गया, हमें इस बात का पता लग गया। अब हम जो है वो नेक्स्ट में जाते हैं। नेक्स्ट में हमारे पास आते हैं विटामिन के की डेफिशिएंसी आ जाती है, ठीक है। ये आती है हमारे पास विटामिन के की डेफिशिएंसी। इससे पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारे विटामिन के बॉडी के अंदर मेनली कहाँ कहाँ पे बन रहा है। अब क्या विटामिन के, पहले बात करते हैं हम चिल्ड्रंस के अंदर, ठीक है, इन्फांट्स के अंदर या फिर चिल्ड्रंस के अंदर। इसके अंदर आपका होता है जीआईटी के अंदर, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के अंदर आपका नॉर्मल फ्लोरा पड़ा होता है, और नॉर्मल फ्लोरा आपके विटामिन के को बना रहा होता है। ये विटामिन के को आपका नॉर्मल फ्लोरा बना रहा होता है। अब हमें इतना पता लगा अब विटामिन के का क्या काम है। विटामिन के का काम होता है, पहली बात, आपकी प्रोटीन सी और प्रोटीन एस को बनाना। जब आपकी प्रोटीन सी और एस बन जाती है तो आपका फैक्टर 2, 7, 9, 10, 8 और 5 फैक्टर बन जाते हैं। ये बात यानी आपका सिंपल बात जो कहना चाह रहा है, विटामिन के जो है वो आपकी कोएगुलेशन फैक्टर्स को बना रहा है। बाकी का हमें पता नहीं, लेकिन ये वाला फैक्टर जो है वो इनका काम है बनाना। बाकियों का भी होगा, विटामिन सी का हो सकता है, ए का हो सकता है, लेकिन विटामिन के का काम होता है इन फैक्टर्स को बनाना। अब हम जो है वो आगे हम इस तरह जाते हैं कि हमारे पास हमें पता होना चाहिए कि उसके अंदर हमारे एडल्ट्स के अंदर क्या होता है, क्योंकि चिल्ड्रंस के अंदर हमारे पास जीआईटी के अंदर होता है। एडल्ट्स के अंदर हमारे पास लीवर के अंदर एक एंजाइम होता है जिसका नाम होता है एपऑक्साइड डिसम्यूटेज, या उसका दूसरा नाम किसी बुक्स के अंदर डिसम्यूटेज लिखा होगा, किसी बुक्स के अंदर आपका जो है वो रिडक्टेज लिखा होगा। अब होता क्या एपॉक्साइड डिसम्यूटेज के अंदर, आपका लीवर के अंदर एपॉक्साइड डिसम्यूटेज होता है, जो क्या कर रहा होता है वो आपका विटामिन के बना रहा होता है। विटामिन के आगे क्या करता है, प्रोटीन सी और एस को बनाता है। वो आगे क्या करता है, वो आगे 2, 7, 9, 10, 8, 5 फैक्टर को बनाता है। जब ये वाले आपके फैक्टर बन जाते हैं तो आपका क्या, प्लेटलेट बन गए, फिब्रिन बन गया, क्लॉट बन गया, ब्लीडिंग नहीं हुई। लेबॉरेटरी रिपोर्ट्स हमें खुद ब खुद लिखनी आनी चाहिए, किसी ने आपको नहीं बतानी, या फिर कहीं लिखा नहीं होना कि लेबॉरेटरी रिपोर्ट्स कैसे लिखते हैं। हमें ये जो है वो खुद लिखनी आनी चाहिए कि किस तरह लिखते हैं। उसके बाद जो हमारे पास आती है, हमारे पास आते हैं अदर डिसऑर्डर ऑफ द हीमोस्टेसिस। अदर डिसऑर्डर होता है हीमोस्टेसिस, यानी हमने एक पढ़ा प्राइमरी हीमोस्टेसिस क्या होता है, एक हमने पढ़ा सेकेंडरी हीमोस्टेसिस क्या होता है। प्राइमरी हीमोस्टेसिस के अंदर हमने वीक थ्रोम्बस पढ़ा, उसके अंदर हमने पहले पढ़ा वाजो कॉन्स्ट्रिक्शन हुई है, वाजो कॉन्स्ट्रिक्शन के बाद वॉन विलियमन फैक्टर जुड़ा है, वॉन विलियमन फैक्टर जुड़ के आपके रप्चर कर दिया है, ठीक है। उसके बाद हमने डिसऑर्डर्स पर, जिसमें हमने पढ़ा एपिटेक्सिस होता है, हेमोपेटेक्सिस होता है, मेनोर्गिया होता है, और हेमाटोरिया वगैरह वगैरह होता है। उसके बाद हमने पढ़ा पटाकिया होता है पर पूरा होता है, एक्मोसिस होता है। उसके बाद हमने उसकी डिसीज पर, इम्यून थ्रोम्बोसाइटिक पर पूरा क्या होता है, माइक्रोएंजियोपैथिक हिमोलाइटिक एनीमिया क्या होता है। उसके बाद हमने क्या किया, हमने क्वालिटेटिव पे आके, जिसमें हमने ग्लांसमैन सिंड्रोम पढ़ा और बर्नार्ड सोलियर सिंड्रोम पढ़ा, जो बहुत इंपॉर्टेंट था। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद हमने जो सेकेंडरी हीमोस्टेसिस पढ़ी, जिसमें हार्ट थ्रोम्बस बनता होता है। हार्ट थ्रोम्बस में हमने पाथवे पढ़े, एक इंट्रिंसिक पाथवे होता है, एक एक्सट्रिंसिक पाथवे होता है, एक कॉमन होता है। एक होता है पीटी और एक होता है पीटीटी। पीटीटी होता है आपका इंट्रिंसिकली, एक्सट्रिंसिकली आपका होता है पीटी। अच्छा, सेकेंडरी हीमोस्टेसिस के बाद अब हम जो पढ़ रहे हैं, हम कहते हैं अदर डिसऑर्डर्स ऑफ द हीमोस्टेसिस। अदर डिसऑर्डर्स क्या होते हैं, हमें इस बात का पता होना चाहिए। अदर डिसऑर्डर्स क्या होते हैं हीमोस्टेसिस के। अच्छा, इसमें जो हमें बात का पता होना चाहिए, पहली बात जो पता होनी चाहिए, मेन बातें आपको बताऊंगा, जो आपके एनएलई, मैब वगैरह, एमएबी, एमएलई, एनएलई और आपके जो है ना एनईबी वगैरह के लिए, टेस्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बात, एक होती है आपकी हेपारिन। हमें पता है हिस्टामिन क्या होती है, वैजो डायलेशन के लिए काम आती है, लेकिन जो हेपारिन होती है वो आपके एंटी कोगुलेंट है। हेपारिन को आप एंटी कोगुलेंट भी कहते हो, हेपारिन आपकी एंटी कोगुलेंट है। अब हम इस तरह कहेंगे कि हेपारिन आपका रिलीज क्या करता है, एंटी थ्रोम्बन 3 को रिलीज करता है। हेपारिन आपके एंटी थ्रोम्बन 3 को रिलीज करता है, और एंटी थ्रोम्बन से हमें पता लग रहा है कि आपका जो थ्रोम्बस होगा वो नहीं बनने देगा। जब आपका थ्रोम्बस नहीं बनने देगा तो जो आपके प्लेटलेट एग्रीगेट हो रहे होंगे वो भी नहीं होंगे। प्लेटलेट एग्रीगेट नहीं होंगे तो जो आपकी ब्लीडिंग होगी वो होगी। हेपारिन का हमें इतना पता होना चाहिए। उसके बाद हमें क्या पता होना चाहिए, आगे हम जाते हैं हेपारिन के बाद हम क्या करते हैं, हेपारिन के बाद हमारे पास जो मेन चीज़ आती है वो होती है हमारे पास डिसएमिनेटेड इंट्रावास्कुलर कोआगुलेशन। डिसएमिनेटेड इंट्रावास्कुलर कोआगुलेशन के अंदर होता क्या हमारे पास, डिसएमिनेटेड इंट्रावास्कुलर कोएगुलेशन। अच्छा, डिसएमिनेटेड का मतलब होता है एक हिसाब का डिक्रीज होना, अमिनेट हो गया। अच्छा, अब होगा क्या हमारे पास, इसमें जो बातें इंपॉर्टेंट याद रखनी है हमारे पास ये है ब्लड वेसल। ब्लड वेसल में हमारे पास थे फॉर एग्जांपल 5 प्लेटलेट्स,
ये आप कहते हैं 5 प्लेटलेट्स आपके ब्लड वेसल के अंदर। इधर आपकी लग गई चोट और वॉन विलिब्रेंट फैक्टर आ गया। वॉन विलिब्रेंट फैक्टर ने आपके फॉर एग्जांपल इन 3 प्लेटलेट को अपने पास कोएगुलेट करवा दिया। अब जो केस बनेगा वो ऐसे बनेगा क्योंकि प्लेटलेट डाई हो जाते हैं, मैंने बताई ये बात। अब क्या होगा, आपका ये थ्रोम्बस बन गया, इस तरह थ्रोम्बस बन गया, वॉन विलिब्रेंट फैक्टर भी गया, प्लेटलेट भी गए, सारे के सारे एग्रीगेट हो गए। उसके बाद कितने रह गए, अब ये 2 रह गए। अब इस बॉडी के अंदर प्लेटलेट की कमी हो गई। अब जो प्लेटलेट की कमी होगी है इसको हम कहेंगे डिसएमिनेटेड इंट्रावास्कुलर कोएगुलेशन। अब ये बात आपको पता है कि अगर अब कभी चोट लगती है, तो क्या होगा, आपके वॉन विलिब्रेंट फैक्टर को चाहिए कितने थे, 3 से 4 चाहिए थे, लेकिन रह कितने गए हैं, 2। अब रह गए हैं 2। इसका मतलब है अब इस जगह पे क्या होगा, जो केस बनेगा इस जगह पे, केस बनेगा वो हमारे पास ऐसे बनेगा। हमारे पास इस जगह पे केस, ये हम देखते हैं कि इस जगह पे जो केस बनेगा वो हमारे पास ऐसे बनेगा कि ये तो हमारे पास थ्रोम्बस ये तो बना हुआ था, ठीक हो गया ना। इसमें क्या हुआ, इसमें इतना थ्रोम्बस बना था, इतना थ्रोम्बस बन जाएगा। ये प्लेटलेट दो, इतने जितने जितने प्लेटलेट होंगे उतने तो कोagulate होंगे, लेकिन आपका इतना ब्लड भी निकलेगा। हम इस पेशेंट में कहते हैं, इस पेशेंट के अंदर इसकी वजह से माइक्रोथ्रोम्बाई, थ्रोम्बस भी छोटा बना और ब्लीडिंग भी आपकी स्लो स्लो हो रही है। इस पेशेंट के अंदर आपका दोनों हो रहे होते हैं। इस बात का हमें जो है ना वो मेनली हमें इस बात का पता होना चाहिए। अब हम क्या करते हैं, अब हम नेक्स्ट पे आते हैं अदर डिसऑर्डर और हेमोस्टैसिस के बाद जो मेन टॉपिक है इस चैप्टर का, जो मेन टॉपिक है वो है हमारे पास फिब्रिनोलाइसिस। यानी आपकी जो फिब्रिनोलाइसिस होगी वो होगी, उसको हम कहेंगे यार हमारे पास है फिब्रिनोलाइसिस, डिसऑर्डर ऑफ फिब्रिनोलाइसिस। इसके अंदर क्या होता है मैं आपको एक बात बता दूं, हमारे पास हम इस पढ़ने से पहले ऊपर हम जो पढ़ के आए हैं उसके बाद में होना चाहिए आपका जो फिब्रिन होता है। फिब्रिन आपका बनेगा, इसका मतलब है आपके जो प्लेटलेट होंगे वो एग्रीगेट होंगे ना, उसके बाद जो आपका थ्रोम्बस होगा वो भी बनेगा ना, उसके बाद जो आपका ब्लीडिंग होगी वो नहीं होगी, ठीक है। अच्छा, फिब्रिन अब आपका इस हमारी बॉडी के अंदर एक होता है टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर। टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर आपके प्लाज्मिन बनाता है, यानी प्लाज्मिनोजन को प्लाज्मिन में कन्वर्ट करता है, यानी मेन बात प्लाज्मिन को बनाता है। प्लाज्मिन आगे क्या करता है, वो आपका जो फिब्रिन होता है उसकी ब्रेकडाउन करवा देता है। जब प्लाज्मिन आपकी फिब्रिन की ब्रेकडाउन करवा देगा, थ्रोम्बस नहीं बनेगा, प्लेटलेट एग्रीगेट नहीं होंगे, जो आपकी ब्लीडिंग होगी वो होगी। ये हमें इस बात का बहुत इंपॉर्टेंट से पता होना चाहिए। यानी फिब्रिन हो गए ब्रेक। अच्छा, अब हुए क्यों, ये प्रोसेस क्यों हो रहा है, एवं तो नहीं ना होता प्रोसेस का कोई बात ही होती है कि क्यों हो रही है हमारे पास, ये काम क्यों हो रहा है। अब हमें जो पता होनी चाहिए बात वो सुन ले। अब हम कहते हैं ये हमारे पास प्रोसेस क्यों हो रहा है, प्लेटलेट एग्रीगेशन क्यों हो रहा है। मेरे पास है ये ब्लड वेसल के आगे मेरा है ये हार्ट, ये है मेरा हार्ट, ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ बन गया है थ्रोम्बस। इधर थ्रोम्बस बना क्यों है, क्योंकि वो चोट लगी थी, इंजरी हुई है। उसके बाद ये आगे ब्लड वेसल के साथ आपका हार्ट आ रहा है, क्योंकि हार्ट ब्लड वेसल की बात कर, पल्मोनरी की बात कर लो, इन्फीरियर वेना कावा सुपीरियर वेना कावा की बात कर लो, यहाँ आपका बन गया, ये आपका बन गया थ्रोम्बस, ठीक है। यहाँ से आपका जो ब्लड है, यहाँ से जो आपका ब्लड है वो मूव कर रहा था, यहाँ से जो आपका ब्लड है वो मूव कर रहा था, ब्लड मूव कर रहा था आपके हार्ट की तरफ उसने जाना था। अब हुआ क्या, पीछे से जो ब्लड है वो ज़्यादा आ रहा है, यानी फॉर एग्जांपल यहाँ से आपका आ रहा है 10 मिलीलीटर 10 मिलीलीटर, और आगे इस थ्रोम्बस की वजह से, क्योंकि थ्रोम्बस जो होता है वो आपके रेड ब्लड सेल्स को अट्रैक्ट करता होता है, इस बात का पता होना चाहिए, थ्रोम्बस आपके रेड ब्लड सेल्स को अट्रैक्ट करता है। इस थ्रोम्बस की वजह से जो आपका आगे ब्लड है वो आपका 5 मिलीलीटर गया। अब इसको आपके हार्ट को चाहिए था फॉर एग्जाम्पल 10 मिलीलीटर, लेकिन आपके गया कितना है, 5 मिलीलीटर। अब आपका जो हार्ट होगा उसमें इशू बनेगा। ऐसे ही आप लिवर की बात कर लें, आपका ये ब्लड वेसल है, आगे आपका जो है वो लिवर है, ठीक है। इसमें आपकी हेपेटिक वेन जानी होती है, ठीक है, 3 वेन वाली जानी होती है। आगे होता क्या, यहाँ आपका थ्रोम्बस बन गया, आपका ब्लड जा रहा है, ब्लड जाके यहाँ आपसे 10 जा रहा है, आगे वो जाएगा, जब वो 5 रह जाएगा आपका जो होगा वो लिवर का सिरोसिस वगैरह, इधर हार्ट फेलियर हो सकता है, इधर लिवर का जो होगा वो सिरोसिस हो सकता है, लिवर फेलियर हो सकता है। इस वजह से इस थ्रोम्बस को ख़त्म करने के लिए आपका प्लाज्मिन आता है, इस थ्रोम्बस को ख़त्म करने के लिए आपका प्लाज्मिन आता है, और इस प्लाज्मिन इस फिब्रिन को ब्रेक करवाता है इस वजह से, ठीक हो गया। प्लाज्मिन अगर होगा आपका जो, क्योंकि कुछ देर तक तो वो लिवर सह लेगा बात को,
कि ब्लड थोड़ा आ रहा कोई बात नहीं, या हार्ट कह लेगा कोई बात नहीं, लेकिन अगर यही ब्लड चलता लेट हुआ, लेट रहा, अब इशू क्या बनेगा? अब इशू ये बनेगा, आपका फेल हो सकता है लीवर, आपका हार्ट फेल हो सकता है, आपका किडनी फेल हो सकता है, आपके काफ़ी इशू बनते हैं। इस वजह से प्लाज्मिन आता है और इस फिब्रिन को, क्योंकि फिब्रिन इसका नाम है, थ्रोम्बस इसका नाम है, इसको ब्रेक करवा देता है। जब वो इसको ब्रेक करवा देता है, हमें पता है ब्लीडिंग फिर से आपका रूटीनली आपका जाने लग जाएगी। जहाँ 10 या 10 है आपकी जा रही है, यहाँ भी आपकी 10 जाएगी, यहाँ भी आपकी 10 मिलेगी, और ये वर्क होगा, ये वर्क ठीक करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, हमें ये पता होना चाहिए। अच्छा, अब होता क्या है, अगर तो अब आप खुद ही देखें कि अगर तो हमारा ये वाला जो प्लाज्मिन है ये रहता है काफ़ी देर तक, आपका ये जो प्लाज्मिन है ये काफ़ी देर तक रहता है ये वाला, तो क्या होगा? अब आपका फिब्रिन किसी जगह पे आपकी लगी चोट, आपकी ब्लड वेसल थी, ठीक है, ये वाली, ये देखें, ये हमारे पास ये है ब्लड वेसल, इधर लग गई आपकी चोट, लेकिन आपकी बॉडी के अंदर जो प्लाज्मिन है उसकी तादाद है बहुत ज़्यादा। अब क्या बनेगा? क्योंकि प्लाज्मिन जो होता है वो फिब्रिन को ब्रेक करवा रहा होता है, ठीक हो गए? ठीक है, इस वजह से ब्लीडिंग होती रहेगी, डेथ का काज हो सकता है। किसी भी चीज़ की एक्सेस या फिर किसी भी चीज़ की कमी नुकसानदेह है। फिब्रिन यहाँ ब्रेक हो जा रहा है, कमी हो रही है, नुकसानदेह इसलिए है क्योंकि ब्लीडिंग हो जाएगी। ठीक है, थोड़ी देर के लिए फिब्रिन हो, थोड़ी देर के लिए प्लाज्मिन हो, कोई बात नहीं। अब प्लाज्मिन को रिमूव करने वाला भी तो होगा। अब प्लाज्मिन को जो रिमूव करता है वो हमारे पास होता है अल्फा-2 एंटी प्लाज्मिन, किसी बुक्स के अंदर लिखा होगा, और किसी बुक्स के अंदर आपका एंटी प्लाज्मिन लिखा होगा। ये अल्फा-2 एंटी प्लाज्मिन आपके जो प्लाज्मिन है इसको इनहिबिट कर देता है। जब इसको इनहिबिट कर देता है तो आपका प्लाज्मिन इनहिबिट हो गया। अब क्या होगा? फिब्रिन बनेगा, क्लोटिंग बनेगी, प्लेटलेट एग्रीगेशन हो गए, थ्रोम्बस होगा और ब्लीडिंग नहीं होगी। लेबॉरेटरी रिपोर्ट जो है वो इंपॉर्टेंट है, जो हमें पता होनी चाहिए, ये इसी लेबॉरेटरी रिपोर्ट्स कहते होते हैं। अच्छा, उसके बाद क्या होगा? डिसऑर्डर ऑफ फिब्रिनोलाइसिस आपको पता लग गया, यानी इसको हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि डिसऑर्डर ऑफ फिब्रिनोलाइसिस को हम एक दफ़ा थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं इसको दोबारा। हम कहते हैं कि हमारे पास था फिब्रिन, ठीक हो गया ना, हमारे पास प्लाज्मिन आया, कहाँ से आया? प्लाज्मिन आया आपका टिश्यू प्लाज्मिन एक्टिवेटर से आपका प्लाज्मिन आया, उसने क्या किया? उसने आपके फिब्रिन को ब्रेक करवा दिया, ठीक हो गया, बात खत्म। अच्छा, अब प्लाज्मिन कैसे इनहिबिट होगा? अल्फा-2 एंटी प्लाज्मिन आया, उसने आपके प्लाज्मिन को इनहिबिट कर दिया। बात तो यही याद रखनी थी, लेकिन हमने थोड़ा मैकेनिज्म किया ताकि हमें पता लग जाए, ठीक हो गया। अब हमारे पास जो टॉपिक आता है वो है हमारे पास थ्रोम्बोसिस टॉपिक आता है हमारे पास। थ्रोम्बोसिस हमारे पास जो आता है टॉपिक, अब हम इसको कहेंगे यह थ्रोम्बोसिस, ठीक हो गया। हम जो बातें एक्स्ट्रा पढ़ रहे हैं, ज़्यादातर हम पैथोमा को टच दे रहे हैं, उसके बाद हम कुछ बातें जो हम बीआरएस से भी पढ़ रहे हैं, क्योंकि मैकेनिज्म ज़्यादा बीआरएस के अंदर अच्छे लिखे हुए हैं और फर्स्ट एड के अंदर भी अच्छे लिखे हुए हैं। अब हम बात करें थ्रोम्बोसिस के अंदर क्या होता है। पहली बात, थ्रोम्बोसिस का हमें मतलब पता है, थ्रोम्बस बनना। एक थ्रोम्बस आपके आर्टरी में बनता होता है, एक थ्रोम्बस आपके वेन के अंदर बनता होता है। आर्टरी के अंदर थ्रोम्बस बनेगा, हम उसको कहेंगे आर्टेरियोस्क्लेरोसिस, ये तो हमें पता है क्योंकि हम पहले पढ़ के आए हैं। वेन के अंदर यानी हेपेटिक वेन के अंदर अगर बनेगा तो हम उसको कहते होते हैं क्या? बर्ड-चियारी सिंड्रोम। और अगर दूसरी वेन्स के अंदर बनेगा तो हम उसको कहेंगे क्या होता है? वो हमारे पास होता है कौन सा? वेनोस्क्लेरोसिस। अच्छा, जो हमने अभी तक वैसे 3 सिंड्रोम जिक्र किए, एक हमने पढ़ा बर्नौड-सोलियर सिंड्रोम, एक हमने पढ़ा ग्लांसमैन सिंड्रोम, एक हमने पढ़ा क्या? बर्ड-चियारी सिंड्रोम, जो कि हेपेटिक वेन के अंदर, अगर हेपेटिक वेन है, ठीक होगा, इसके अंदर होता है, तो अब इस थ्रोम्बस को आप बर्ड-चियारी सिंड्रोम पढ़ेंगे। अच्छा, थ्रोम्बोसिस हमने पढ़ लिया होता क्या, लेकिन आगे हमारे पास जो थ्रोम्बोसिस की टाइप्स हैं हम उसको कैसे डिस्कस करेंगे। पहली बात आपकी होती है डिसरप्शन इन ब्लड फ्लो। पहला फैक्टर ही हमारे पास डिसरप्शन इन ब्लड फ्लो होता है, डिसरप्शन इन ब्लड फ्लो। अच्छा, डिसरप्शन इन ब्लड फ्लो क्यों होता है? क्योंकि आपकी एंडोथेलियल डैमेज होती है। जब आपकी एंडोथेलियल डैमेज होगी तभी डिसरप्शन इन फ्लो होगा ना। तो मैं ये कह सकता हूँ पहले आपका एंडोथेलियल डैमेज हुई, फिर आपकी ब्लड फ्लो डिसरप्ट हो गया। यानी अब मैं इस तरह आता हूँ, ये है मेरी ब्लड वेसल, ये हमारे मेरे पास है एंडोथेलियल के सेल्स पर है, और जो ब्लड है वो मेरे पास लेमिनार मूवमेंट के अंदर फ्लो कर रहा है। अच्छा, अब हुआ क्या अच्छा, एक बात इससे पहले पता होनी चाहिए, यहाँ आपके पास ना हर एंडोथेलियल सेल्स के ऊपर दो फैक्टर्स पड़े होते हैं। ये हमारे पास दो फैक्टर्स पड़े होते हैं। एक होता है हमारे पास PGI2 होता है, और एक हमारे पास NO2 होता है। PGI2 होता है प्रोस्टाग्लैंडिस I2 होता है, और एक होता है NO2। ठीक है, किसी बुक्स के अंदर NO भी लिखा होगा, किसी ने NO2 भी, लेकिन सही उसको NO2 कहते होते हैं। अच्छा, अब हुआ क्या, ये आपको इसका काम क्या होते हैं? इनके काम होते हैं आपके ब्लड को लेमिनार मूवमेंट के अंदर ये लेके जा रहे हैं, वरना ब्लड क्या पागल है कि वो मूवमेंट अपनी चेंज करेगा? वो ब्लड यहाँ भी तो कर सकता है मूव, ब्लड यहाँ से यहाँ मूव कर सकता है, ब्लड यहाँ मूव कर सकता है, लेकिन इनकी वजह से PGI2 और NO2 की वजह से ये जो ब्लड है वो आपका लेमिनार मूवमेंट की ये आगे आकर
क्या करते हैं, दबा के रखते हैं कि ब्लड आपके लेमिनर मूवमेंट के अंदर मूव करे। अच्छा, अब वो हुआ क्या, हमारी बॉडी के अंदर ये थी, हमारे पास ब्लड वेसल थी, ये आपके एंडोथीलियल के सेल्स थे मेरे, ठीक है। यहाँ हमारे पास इधर लग गई चोट। अच्छा, इधर चोट लग गई, इस हिस्से के PgI2 भी निकल गए, इस हिस्से के NO2 भी निकल गए। इस वजह से ये जो ब्लड है ये इस इधर आता है, इस वजह से। क्यों? क्योंकि उस हिस्से के जहाँ आपके पास चोट लगती है उस हिस्से के PgI2 और NO2 निकल जाते हैं। अब वो सवाल पूछ सकता है कि हमारे पास डिसरप्शन इन ब्लड फ्लो होता है, यानी ब्लड फ्लो लेमिनार से स्टेसिस या फिर टर्बुलेंस मूवमेंट के अंदर मूव करना स्टार्ट करता है, तो वो क्यों करता है? ड्यू टू PgI2 एंड NO2। जब ये बॉडी से रिलीज कर जाते हैं, यानी उस हिस्से के PgI2 और NO2 निकल गए, तो इसको हम कहेंगे कि आपका जो ब्लड है वो मूवमेंट उसकी ख़राब हो गई। ठीक हो गया। अच्छा, हमें जो अब बात है इसका पता होनी चाहिए, इस बात का हमें कि हमारे पास जो थ्रोम्बस वो क्यों नहीं बनता होता। थ्रोम्बोसिस के अंदर हम जो मेन बात का डिस्कस करते हैं कि हमारे पास जो थ्रोम्बस होता है वो क्यों नहीं बनता। इसमें हम 3 चीज़ों को देखते हैं जो कि MCQs के लिहाज से भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। पहली चीज़ हेपारिन। हमने पढ़ा क्या, एंटी थ्रोम्बन 3 को रिलीज़ करा, अभी हम ऊपर पढ़ के आए, एंटी थ्रोम्बन 3 को रिलीज़ करता है जो आगे आपका फिब्रिन नहीं होता, क्लोटिंग नहीं होने देता, प्लेटलेट एग्रीगेशन नहीं होने देता और ब्लीडिंग होती है, यानी थ्रोम्बस नहीं बनता। दूसरी चीज़ आपकी होती है टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर, जो कि आपके प्लाज्मिन को एक्टिव करते हैं और प्लाज्मिन आगे आपके फिब्रिन को ब्रेक करवा देता है, और फिब्रिन ब्रेक हुआ तो आपका क्या हुआ, क्लोटिंग नहीं हुई, थ्रोम्बस नहीं बना, प्लेटलेट एग्रीगेशन नहीं हुआ और ब्लीडिंग जो हुई वो हुई। तीसरी चीज़ जो होती है ना वो हम कहते हैं थ्रोम्बोमोड्यूलिन। थ्रोम्बोमोड्यूलिन आपके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है आपके थ्रोम्बस के, ठीक है। हमेशा आपका जो थ्रोम्बोमोड्यूलिन होता है वो हमेशा आपके खिलाफ होता है कि आपके प्लेटलेट ना बने, प्लेटलेट एग्रीगेट ना हो। अच्छा, प्लेटलेट एग्रीगेट कैसे ना हो? थ्रोम्बोमोड्यूलिन आपकी प्रोटीन C और S को इनहिबिट करवा देता है। जब इनहिबिट हो जाता है, हमें पता है आपके फैक्टर्स भी सारे इनहिबिट हो गए, आपके जो क्लोटिंग हुई वो नहीं हुई और जो ब्लीडिंग हुई वो हुई, हमें ये पता लग गया। क्योंकि ये बात इंपॉर्टेंट थी, इस वजह से मैंने बताइए MCQs के लिहाज से भी और वैसे भी लिहाज से हमारे पास जो बात है ना वो काफ़ी हमारे पास इंपॉर्टेंट है। अब हम आते हैं इसकी तरफ, हम कहते हैं कि हमारे पास जो हमने थ्रोम्बोसिस का जो हमने पढ़ा, पहले डिसरप्शन इन ब्लड फ्लो पढ़ा, एंडोथीलियल सेल डैमेज पढ़ी, ठीक है, स्टेसिस मूवमेंट में होगी, टर्बुलेंस के अंदर हो जाती है, लेमिनार वो छोड़ देती है PgI2 और NO2 की वजह से। उसके बाद जो हम पढ़ेंगे, हम बात का पता होने चाहिए कि विटामिन B12 बनता कैसे है। एक होता है विटामिन B12, विटामिन B12 का दूसरा नाम है कोबालामीन, और विटामिन B9 का दूसरा नाम है फोलेट, या फिर उसको फोलिक एसिड भी कहते होते हैं। अच्छा, होता क्या है हमारे पास होता है फोलेट या फिर फोलिक एसिड, वो आपके पास मिथाइल टेट्राहाइड्रोफोलेट के अंदर चेंज होता है, वो आगे आपकी विटामिन B12 के अंदर चेंज होता है। ये पता होना चाहिए विटामिन B12 कैसे बना। अब इसका क्लोटिंग के साथ क्या लिंक है, क्योंकि हम क्लोटिंग पढ़ रहे हैं, थ्रोम्बस पढ़ रहे हैं, हमें पता होना चाहिए। हमें इस बात को ऐसे हम देखते हैं कि हमारे पास होता ऐसे है कि हमारी बॉडी के अंदर होती है होमोसिस्टीन। थोड़ी सी बायोकेमिस्ट्री में हम जा रहे हैं। होमोसिस्टीन चेंज हो रही होती है मेथियोनिन के अंदर इन द प्रेजेंस ऑफ विटामिन B12। अगर विटामिन B12 होगी तो होमोसिस्टीन मैथियोनिन के अंदर चेंज होगी, और अगर होमोसिस्टीन मैथियोनिन के अंदर चेंज हो जाती है तो आपकी क्लोटिंग इनहिबिट हो जाएगी, यानी क्लोटिंग नहीं होगी। ठीक है। अगर मैं कहूँ कि विटामिन B12 हमारी बॉडी में कम है, यानी फोलेट नहीं बना, मिथाइल टेट्राहाइड्रोफोलेट नहीं बना, विटामिन B12 नहीं बना, विटामिन B12 नहीं बनेगा तो जो होमोसिस्टीन होगा वो मैथियोनिन के अंदर चेंज नहीं होगा, यानी मैथियोनिन के अंदर चेंज नहीं होगा, और जो क्लोटिंग होगी वो आपकी होगी। ये आपका प्रोसेस है किसका, क्लोटिंग का। होमोसिस्टीन के साथ लिंक क्या है हमें ये पता होना चाहिए। ठीक होगा। अब हम ये कहते हैं कि होमोसिस्टीन मैथियोनिन के अंदर चेंज नहीं हुई, आपकी क्लोटिंग हुई। अब मैं ये कह रहा हूँ होमोसिस्टीन तो एक तरफ से आ रही है, होमोसिस्टीन एक तरफ से आ रही है, लेकिन विटामिन B12 है ही नहीं, तो होमोसिस्टीन की तो प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाएगी ना। होमोसिस्टीन बॉडी के अंदर ज़्यादा हो जाएगा, इतना ज़्यादा हो जाएगा कि वो आपकी बॉडी में मकैली करवा देगा किसी भी ऑर्गन्स के अंदर जिसके अंदर भी होगा, लेकिन मैथियोनिन के अंदर वो चेंज नहीं होगी। ठीक है, आपका जो क्लोटिंग होगी वो बनेगी। अब मैं कहूँगा उसके अंदर जो फिब्रिन है वो भी जो क्लोटिंग होगी, इसका मतलब आपका फिब्रिन बनेगा। जिसके अंदर मैथियोनिन नहीं बनी, फिब्रिन बना, प्लेटलेट एग्रीगेट हुए, थ्रोम्बस बना, उसके बाद जो ब्लीडिंग है वो नहीं हुई। ब्लीडिंग से मुराद मतलब बाहर नहीं हुआ। इसके बाद का हमें पता लग गया
ठीक है। इसके बाद हमारे पास एक टॉपिक आता है छोटा सा जिसको हम कहते हैं हाइपर कोएगुलेबल स्टेट। ये आपका हाइपर कोएगुलेबल स्टेट। अच्छा, हम इसको कैसे हम देखते हैं ये बात याद रखें। हमारे पास एक ड्रग होता है, उस ड्रग का नाम है वारफेरिन ड्रग। वारफेरिन ड्रग करता क्या है? वारफेरिन ड्रग आपकी प्रोटीन सी और प्रोटीन एस को इनहिबिट कर देता है। जब ये इनहिबिट हो जाता है, हमें पता है 2 7 9 8 10 5 इनहिबिट हो गया। जब ये इनहिबिट हो गया तो हमारे पास फिब्रिन नहीं बना, प्लेटलेट एग्रीगेशन नहीं हुए, थ्रोम्बस नहीं बना, ब्लीडिंग हुई। हमें इतना पता होना चाहिए। आगे हमारे पास आप रीडिंग करें, हम इस तरह देखते हैं, हम इसको थोड़ा सा बुक से भी देखते हैं क्योंकि बुक से भी हमें पता होना चाहिए। अब हमारे पास पहले इंट्रो आता है, इसमें हम कहते हैं कि हीमोस्टेसिस क्या होता है। हीम होता है आपका ब्लड, स्टेसिस होता है आपका स्टॉप होना। ठीक होगा, जो मेन थी आपकी पथोमा से कर रहे हैं। ठीक है, बीआरएस से भी हम पढ़ेंगे, बीआरएस से हमने पढ़ लिया, जो हमने कंसेप्ट बीआरएस से लिए, उसके बाद हमने पथोमा से भी लिए। उसके बाद हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास एक होता है प्राइमरी हीमोस्टेसिस होता है, एक आपकी सेकेंडरी हीमोस्टेसिस होता है। ठीक है, प्राइमरी सेकेंडरी हीमोस्टेसिस होता है। प्राइमरी हीमोस्टेसिस के अंदर पहला वैसोकंस्ट्रिक्शन होता है, फिर प्लेटलेट एडहेशन होता है, प्लेटलेट डीग्रेनुलेट हुए, उसके बाद टूटा के एडीपी निकला, थ्रोम्बोक्सिन A2 हम सब कुछ पढ़ चुके हैं। इसमें डिसऑर्डर में क्या आते हैं आपके, आते हैं सिम्टम्स आते हैं कौन से, एपिटैक्सिस, उसके बाद हीमोपेटेसिस, जीआई ब्लीडिंग, हिमाटोरिया, मेनोरिया वगैरह। उसके बाद पटैकिया आते हैं जो कि 1 to 2 मिलीमीटर होता है, पर पूरा आते हैं, एक्मोसिस होता था। उसके बाद आगे जाते हैं, आगे हमने लेबोरेटरी रिपोर्ट जो है, प्लेटलेट जो काउंट है नॉर्मल बॉडी के अंदर 150 से 400 होने चाहिए। उसके बाद ब्लीडिंग जो है वो 2 से 7 मिनट। उसके बाद ब्लड स्मीयर कहते हैं आपके साइज को, ठीक हो गया। उसके बाद इम्यून थ्रोम्बोसाइटिक पर पूरा हमने कहा, एक होती है इसकी फेज़ एक्यूट होती है, एक आपकी होती है इसकी फेज़ क्रोनिक होती है। एक्यूट के अंदर आपका जो आईजीजी है ये नुकसान पहुंचा रहा होता है आपकी एंटीबॉडी को, ठीक है, जिसकी वजह से वो बंदा खुद ऑटो ठीक हो जाता है। लेकिन क्रोनिक के अंदर आपकी डिसीज़ हो जाती है SLE, इसमें जो होती है SLE हो जाती है, इसमें आपकी जो होता है वो नुकसान पहुंचाना स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद हमने पढ़ा माइक्रो एंजियोपैथिक हीमोलाइटिक अनीमिया, इसमें आपका एक होता है TTP, एक होता है HUS। TTP के अंदर आपका एडम TS13 होता है, HUS के अंदर आपका इकोलाई होता है, क्वालिटेटिव होता है। उसके बाद आगे सेकेंडरी हीमोस्टेसिस, उसमें हमने पढ़ा एक वीक थ्रोम्बस बनता होता है 2 पाथवेज पर, एक होता है एक्सट्रिंसिक पाथवे, एक होता है इंट्रिंसिक पाथवे। हीमोफीलिया ए के अंदर आपका 8 फैक्टर होता है, हीमोफीलिया इसके अंदर आप क्रिसमस कहते हैं और उसमें 9 फैक्टर होता है। कोएगुलेशन फैक्टर के अंदर आपका 8 फैक्टर नुकसान पहुंचा रहा है। PTBTT मैंने बड़े एक्सपीरियंस से आपको बता दिया। वॉन विलियम फैक्टर के अंदर हमें पता होना चाहिए, इसके अंदर ये बुक वाला जो कह रहा है उसके अंदर आपका फैक्टर 8 डिक्रीज कर देता है, जिसकी वजह से मसला हो जाता है। इसके लिए टेस्ट होता है, रेस्टोसेटिन का टेस्ट होता है। उसके बाद आपका जो होता है डेस्मोप्रेसिन, इसको देते हैं ट्रीटमेंट के लिए। विटामिन के का हमें पहले पता होना चाहिए विटामिन के बनता किधर। उसके बाद हमने हेपारिन पढ़ी, ठीक है। उसके बाद डिसएमिनेटर की हमने पढ़ा। उसके बाद हमें पता होना चाहिए कि फिब्रिनोलाइसिस का क्या होता है, आपका फिब्रन होता है, ठीक है। फिब्रन आपका जो ब्रेक करने वाला होता है वो प्लाज्मिन होता है, और प्लाज्मिन को टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर ब्रेक करता है, ये पता लग गया। उसके बाद जो हमें हो गया, उसके बाद थ्रोम्बोसिस आता है, ये हमने डिस्कस कर लिया। और ये आपका एम्बोलाई टॉपिक आ जाता है। एम्बोलाई टॉपिक के बारे में हम ना थोड़ी सी हम डिस्कस इस वजह से करते हैं कि होता क्या है, हमारे पास है ये हार्ट, ठीक हो गया ना, हार्ट जाता है आपके इस तरफ, और ये आपका आर्टरीज के अंदर, ये कैपिलरीज के अंदर, उसके बाद वेन्स के अंदर, इंफीरियर वेना के पास, सुपीरियर वेना के पास, और आपकी यहाँ जाती होती है, यहाँ आपका जो होता है वो लंग्स लगा होता है, इधर से आपकी ये इधर जाती है और ये आपके। अब अगर आपका बन जाता है इधर एम्बुलाई, और ये वाला यानी थ्रोम्बस, अगर ये आपका जो थ्रोम्बस बन चुका है और ये थ्रोम्बस आपका मूव करता है, ये थ्रोम्बस आपका मूव करता है, आप इसको कहते हो ये एम्बुलाई हो गया। और ये सिंपल सी बात है, इसमें आपको डिस्निया कंडीशन आ जाती होती है। उसके बाद इसमें होता है एक प्राइमरी एम्बुलाई होता है, यानी आपके लंग्स के अंदर थ्रोम्बस बन गया जो कि मूव करेगा। उसके बाद दूसरी आ जाती है आपके पास सिस्टमिक में क्या आती है, आपके पूरे सिस्टम्स के अंदर, लंग्स को छोड़ के सारे सिस्टम्स के अंदर आ जाती है, उसको हम कहते होते हैं